Assalamualaikum everyone. So in every class we have a recap. Recap करने से फायदा क्या होता है? We strengthen our concept. We recap those things that we have done in the last session. तो हमें आइडिया हो जाता है कि हमने क्या किया और फिर उसी को लेके हम कैरी ऑन करें. तो आप लोगों ने देखा होगा कि it's our 10th session for Python for data science. One thing has to be very clear: we are not learning Python. We are using Python for data science. तो पाइथन अगर आप लोग स्टडी करेंगे तो यू विल बी नो वेयर, क्योंकि पाइथन इज अ जनरल पर्पस लैंग्वेज. तो जनरल पर्पस लैंग्वेज सिंपल यही है कि आपको अपनी डायरेक्शन नहीं पता, तो पाइथन से इतने सारे काम हो सकते हैं. तो यू हैव टू चूज योर डायरेक्शन कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है, व्हाट वुड बी योर डेस्टिनेशन, क्या करना चाहते हैं. तो व्हाट वी आर डूइंग इज पाइथन फॉर डाटा साइंस. तो हमारा पाइथन इज लिमिटेड टू द डाटा साइंस, और उस लिमिटेशन में भी आज हम 10 सेशन पे पहुंच चुके हैं. ठीक है. और हमारा जो लास्ट सेशन गुजरा था वो था हमारा फंक्शंस पे. फंक्शंस का मतलब ये होता है कि हम किस तरीके से अपने रिपीटेटिव काम को ऑटोमेट कर सकें. फंक्शन का यूजेज क्या है, कौन बताएगा? व्हाट इज द यूजेज ऑफ द फंक्शन? बताइए क्या हो सकता है, कुछ भी जो भी आपके माइंड में आता है. व्हाट इज द यूजेज ऑफ द फंक्शन? हम्म. एग्जैक्टली. यानी कि ये पूरी होगा कि ये आपसे एक पर्टिकुलर आउटपुट देगा ऑन द बेसिस ऑफ द इनपुट. उस इनपुट को वो प्रोसेस करेगा, आउटपुट देगा. लेकिन जो जो कोर पर्पस है फंक्शन का वो ये है कि आप अपने टास्क को, जो डेली टास्क है, जो रिपीटेटिव टास्क है, उसको आप क्या कर सकें? ऑटोमेट कर सकें. आप चाहे अगर अगर फंक्शन कभी भी उस कंडीशन में नहीं बनेगा जो काम आपको पता है कि वो रिपीटेटिव होने ही नहीं वाला. इफ यू थिंक देयर इज अ नो रिपीटेशन इन द टास्क, कभी भी हम फंक्शन की तरफ नहीं जाते. दैट्स व्हाई इन द लास्ट सेशन आई टोल्ड यू कि फंक्शन आप लोगों ने कब बनाना चाहिए? व्हेन यू गेट सम एक्सपीरियंस. जब आपको डेटा टाइप एक्सपीरियंस हो चुका और व्हेन यू अंडरस्टैंड यार अब तो मेरी नीड है, आई एम डूइंग दिस ऑन द रेगुलर बेसिस, देन वी विल यूज द. तो आए थोड़ा काम करते हैं. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि रिपीटेशन कहाँ नहीं हो सकती और इसको हम फंक्शन में कैसे बना लेते हैं. मिसाल के तौर पे हम लोगों ने रिक्वेस्ट लाइब्रेरी लास्ट टाइम पढ़ी होगी, आप लोगों को याद होगा. और रिक्वेस्ट के थ्रू हम लोगों ने एक एपीआई भी, फॉर एग्जांपल ये वाली एपीआई अगर मैं ले लूँ तो ये हमारे पास यूआरएल था. और इसको प्रिंसिपली हम लोगों ने क्या किया था? रिक्वेस्ट के थ्रू गेट किया था. क्या किया था? रिक्वेस्ट के थ्रू गेट किया था. गेट का मतलब ये है कि वी नीड इंफॉर्मेशन ओवर द वेबसाइट दैट यू कैन डू द वेबसाइट एज वेल. जीयूआई के थ्रू भी आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो एंड पाइथन स्क्रिप्ट के थ्रू भी आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं. अगर मैं इसके ऊपर रिक्वेस्ट भेजूं तो क्या आएगा मेरे पास आंसर? अब मैं आपको वो एग्जांपल दे रहा हूँ जिसमें आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई चीज रिपीटेटिव नहीं है तो देखिए फंक्शन की इंपॉर्टेंस नहीं होगी, या फंक्शन बनाना जरूरी नहीं है. तो क्या क्या हो सकता है वो एग्जांपल एक अगर मैं आपको देना चाहूँ तो रिक्वेस्ट डॉट गेट, एंड गेट के अंदर आ जाएगा आपका यूआरएल, और रिस्पॉन्स का आंसर आपको पता है कि 200 आना चाहिए इन केस ऑफ इफ यू आर गेटिंग सम इंफॉर्मेशन. ठीक है. स्टेटस कोड से भी बिल्कुल कर सकते हैं, सही कह रहे हैं आप. लेट मी मिनिमाइज दिस. हाउ कैन आई गेट द डेटा और इंफॉर्मेशन? बिकॉज इसकी जो इंफॉर्मेशन आएगी, इसका जो आएगा वो मेरे पास जेसॉन में आएगा, क्योंकि ये एपीआई जब हम डॉक्यूमेंटेशन रीड कर रहे थे तो वहां पे भी हमें इन्फॉर्म किया गया था कि इसका डेटा आपको जेसन की फॉर्मेट में रिसीव होगा. तो मैं ये कह देता हूँ कि डेटा मेरे पास आ जाता है रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन. ठीक है. और मेरे पास आ गया डेटा, पाइथन का ऑब्जेक्ट आ गया. जेसॉन का मतलब ये है कि जो उन्होंने जेसॉन फॉर्मेट में दिया था, अगर मैं डॉट जेसॉन का एक मेथड यूज कर रहा हूँ तो वो मेरे जेसॉन के डाटा को पाइथन के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, एंड विच इज नाउ इट इज अ डिक्शनरी. अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास वर्ड्स भी हैं. अब डिक्शनरी के अंदर मुझे एक्सेस करने का क्या फॉर्मूला होता है? मतलब हाउ कैन आई एक्सेस द डिक्शनरी? आप की देते हैं. की में अगर मैं दे दूं रेट्स, क्योंकि रेट्स भी एक की है मेरे पास, तो मेरे पास बहुत सारे रेट्स आ जाएंगे अगेंस्ट द यूएस. लेट्स सपोज क्या
सिर्फ एक एडॉक बेसिस पे मेरे पास एक टास्क आ जाता है कि यार ये फाइंड आउट करो कि कौन सा रेट सबसे हाई है अगेंस्ट द यूएसडी, मतलब कि आप ये समझ लेंगे विच इज द लोएस्ट करेंसी अगेंस्ट द यूएसडी। जितनी लोएस्ट होगी यूएसडी के अगेंस्ट उतनी उसकी वैल्यू बड़ी नजर आएगी। मिसाल के तौर पे अगर आप एएमडी देखें तो ये आपको नजर आ रहा है 401.94, इसका मतलब है यूएसडी के हिसाब से ये बड़ी जो है ना कमजोर वीक करेंसी है। ऐसा ही है अगेंस्ट द यूएसडी इट इज अ वेरी वीक करेंसी। हमारा अगर पाकिस्तान को देखते हैं तो कितना बता रहा होता है 278, हम लोग लास्ट टाइम देखा। आज के रेट मुझे नहीं पता, देख लेंगे अभी अगर मैं देखना चाहूँ। यहाँ पे पीकेआर लिखूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा। अब देखिए मेरे पास रिटर्न क्या हुआ है यहाँ पे, एक और डिक्शनरी, तो इसका मतलब है इसके अंदर भी एक्सेस करने के लिए मुझे की पास करनी पड़ेगी। तो वो की क्या होगी मेरी, पीकेआर हो सकती है पीकेआर। तो मुझे पता चल गया आज का रेट है 280.16। अच्छा ये एडजस्टेड, आई डोंट नो कि अभी ये मार्केट में एडजस्ट हुआ है कि नहीं हो, लेकिन इनकी वेबसाइट से हमें ये मिल रहा है। लास्ट टाइम हमें 278 पॉइंट समथिंग मिल रहा था। मैं अगेन आप लोगों को डिक्शनरी ये वाली दिखाता हूँ, मैं अगेन आप लोगों को ये डिक्शनरी दिखाता हूँ। एंड नाउ आई वांट टू नो या आई हैव सम टास्क के किस तरीके से हम लोग, मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि मुझे ये बताएं कि कौन सी वीकेस्ट करी है और उसका कंट्री कोड क्या है या करेंसी कोड क्या है। तो ये एक एडॉक टास्क दे दिया, तो ऑब्वियसली आप लोग क्या करोगे, आप लोग कहोगे कि यार ये तो मुझे आता ही नहीं, मतलब ये तो हमारे पास रिक्वेस्ट आती ही नहीं है इस तरह की। हमारे पास तो रिक्वेस्ट दूसरे तरीके की आती है, उसको मैं ऑटोमेट कर चुका हूँ थ्रू अ फंक्शन। तो पहले तो ये बताएं कि अगर मुझे इसको ऑटोमेट करना हो तो मैं फंक्शन की तरफ जाऊंगा। फंक्शन हम वैसे बना नहीं सकते क्योंकि हमें पता है कि हमें फंक्शन बनाने के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। ठीक है, होल्ड ऑन प्लीज। अच्छा मैं ये चाहता हूं कि मुझे लार्जेस्ट सॉरी वीकेस्ट करेंसी मिले, वीकेस्ट करेंसी का फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये नहीं पता, अब देखें फंक्शन को लिखने में कितनी प्रॉब्लम होगी जब आपको ये नहीं पता चल रहा होगा, जब आपको यही नहीं पता चल रहा होगा कि मुझे करना क्या है। तो सबसे पहले तो मुझे पैरामीटर क्या चाहिए पता है आप लोगों को, क्योंकि ये काम ही हमारा क्या है, फर्स्ट टाइम आया तो मैं इसका एल्गोरिदम फंक्शन के अंदर पैक नहीं कर सकता। फंक्शन के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे पहले वाले पार्ट को क्या कहते हैं, जो डेफ यानी कि डेफिनेशन होती है उसको क्या कहते हैं, हेडर। उसके नीचे आती है बॉडी और उसके नीचे आता है रिटर्न स्टेटमेंट, बट रिटर्न स्टेटमेंट इज एन ऑप्शनल स्टेटमेंट। ठीक है, अब मुझे जो है ये फंक्शन लिखने में प्रॉब्लम इस वजह से हो रही है कि ये टास्क हमने कभी आज तक परफॉर्म ही नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल मैं एक्सचेंज कंपनी में काम करता हूँ और मेरा एक्सचेंज कंपनी में आज तक ये काम नहीं हो, तो अब हमें डिफिकल्टी क्या आएगी। अच्छा मुझे मुझे क्या चाहिए, मुझे एक तो वीकेस्ट करेंसी चाहिए या वीकेस्ट रेट्स चाहिए। अभी तो मुझे नहीं पता, तो मैं इनिशियल रेट्स क्या होंगे अगर मुझे कुछ नहीं पता तो, जीरो। और मुझे करेंसी कोड चाहिए, मुझे करेंसी कोड चाहिए। ये प्रैक्टिस मैं इस वजह से करवा रहा हूँ कि आपको भी पता चले कि तकलीफ कितनी होती है, पेन कितना होता है जब आप एक्सपीरियंस नहीं हासिल, आपको करना मुश्किल होता है। अब मुझे बताएं डाटा पे मैं क्या करूंगा कि मुझे वीकेस्ट रेट और करेंसी कोड मिल जाए, दोनों मिल जाए। दोनों ही आपको नजर आ रहा है ना, एक साथ दोनों चीजें मिलती है, लेकिन करेंसी कोड भी मिलता है और करेंसी रेट भी मिलता है। कैसे मैं डालूं या मैं कैसे ये आइडेंटिफाई करूं कि विच इज द वीकेस्ट रेट्स एंड करेंसी कोड, और उसके अगेंस्ट की करेंसी कोड क्या है, हाउ डू आई नो, कैसे करूंगा, तरीका बताएं आप लोग। सबसे पहले तो मुझे ये वाला डाटा लेकर आना पड़ेगा, ये वाला डाटा देना पड़ेगा जेसन डॉट रिस्पॉन्स का, या कुछ इस तरह यूआरएल देना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, कि मैं ये यूआरएल पास करूंगा और बाकी चीजें मैं इसके अंदर ही रख देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये डाटा लेकर आ जाता, अगर मैं इसके आगे जेसॉन लिख दूं, डायरेक्ट जेसॉन लिख दूं तो मेरे पास क्या आएगा, डिक्शनरी आ जाएगी, यानी कि डाटा आ जाएगा। सिर्फ रिस्पॉन्स नहीं आएगा बल्कि मैंने चेन बना दी है। क्या बना दी है मैंने, इसका चेन बना दी है। यहाँ तक बात क्लियर है। ये चीज अगर समझ नहीं आई तो आप लोगों ने रिवाइंड करके बैक पे ऊपर जाके देख लेना है कि मैंने जस्ट रिक्वेस्ट डॉट गेट से हमारा रिस्पॉन्स आएगा, उसके आगे मैंने क्या लिखा था, रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन, तो ये आ गया। अब मैंने इसको एक ही चेन ऑफ कमांड में लिख दिया है।
तो मेरे पास डाटा आ जाएगा। तो इसका मतलब है इधर मुझे पैरामीटर पास करना पड़ेगा यूआरएल का, ऐसे पास कर, और वो यूआरएल कहाँ पे आएगा, इस जगह पे आएगा। अच्छा देखिए, मैं क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है ना मुझे, मैंने इस प्रोडक्ट पे काम नहीं किया तो काम नहीं कर पा रहा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा जब भी फंक्शन बनाए तो उससे पहले आप एक एक्सपीरियंस ले लो। अच्छा, अब क्या, जब आपके पास डाटा आ जाएगा तो डाटा में क्या करना है आपने, रेट्स निकालने। रेट्स कैसे निकलेंगे, डाटा डॉट डाटा, और डाटा के अंदर हमें पता है डिक्शनरी आएगी। इस डाटा के अंदर क्या आ रहा था ऊपर देखें जाके, अगर आप यहाँ पे देखें तो डाटा के अंदर हमारे को क्या अवेलेबल था, डिक्शनरी। अच्छा, स्टिल आई एम सीइंग अ पास्ट प्रैक्टिस, ऐसे ही है ना, मैं स्टिल क्या देख रहा हूँ, ऊपर जाके देख रहा हूँ। तो आप फंक्शन, अगर मेरे पास ये चीजें ना होती तो फिर मैं फंक्शन तो बना ही नहीं सकता था। तो कहने का मतलब ये है कि फंक्शन हमेशा एक्सपीरियंस से बनता है। अगर अब मैं डाटा में से रेट्स डाल दूं तो मुझे क्या मिलेगा, रेट्स मिलेगा। ये सारी चीजें आपने फॉलो कर ली पीछे से। अब शुरू होता है नया काम, जो कि मैंने अभी तक अपने कोड में लिखा ही नहीं। तो रेट्स तो आ गए, नाउ अब मैं ये कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कौन सा रेट सबसे हाई है, ये कैसे पता चलेगा, लूप लगा देंगे। लूप किस पे लगाएंगे, रेट्स पे। फॉर आई इन रेट्स, रेट्स क्या है हमारे पास, वैसे डिक्शनरी है ये हमारे पास क्या है, एक डिक्शनरी है। अब अगर मैं रेट्स पे लूप चलाऊंगा तो मेरे पास आई के अंदर क्या आ रहा होगा, कोड आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा, कंट्री कोड आ रहा होगा। तो मैं आई की जगह पे अगर कंट्री कोड लिख दूं तो ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा, कंट्री कोड आ रहा होगा। कंट्री कोड से मैं वैल्यू कैसे निकालूंगा उस रेट्स की, यानी कि कंट्री के अगेंस्ट, कंट्री कोड के अगेंस्ट अगर मुझे रेट्स निकालने हो, जो एक्चुअल एक्सचेंज रेट है, वो कैसे निकलते हैं, यस। मैंने ये किया था, नहीं किया था कि रेट्स के आगे मैंने दोबारा कंट्री कोड लिखा था ऊपर, याद है आप लोगों को। अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने रेट्स के आगे एक कंट्री कोड लिखा था, तो पीकेआर का रेट मिला था। अगर मैं चला रहा हूँ तो मुझे कंट्री कोड तो मिल रहा है, तो मुझे रेट्स के आगे सिर्फ क्या करना है, कंट्री कोड लगाना है। तो अगर मैं यहाँ पे कंट्री कोड लगा दूंगा रेट्स के अंदर, क्योंकि रेट्स एक डिक्शनरी है, और अगर मैं दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, सॉरी, एक्सचेंज रेट मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे पास, तो मेरे पास ये आ जाएगा एक्सचेंज रेट उस कंट्री के अगेंस्ट। अब मुझे ये कैसे चेक करना है कि मेरा सबसे वीकेस्ट रेट, वीकेस्ट रेट का मतलब क्या होगा, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, सबसे बड़ी वैल्यू, द बिगर वैल्यू इज द वीकेस्ट रेट। यूएसडी 1 है, यूएसडी 1 के अगेंस्ट कोई 400 मुझे कुछ चीज मिल जाती है, तो इसका मतलब है ये और है। 1000 यूनिट्स मिल जाते हैं किसी और करेंसी के, तो वो इसका मतलब वो और वीकेस्ट है। किसी करेंसी के मुझे 2000 यूनिट्स मिल जाते हैं, तो वो उससे ज्यादा। तो जितनी वैल्यू यूएसडी के अगेंस्ट बड़ी होती जाएगी, इस तरह इसका मतलब है कि वो करेंसी क्या होती जाएगी, वीकेस्ट करेंसी होती जाएगी। अब मुझे वीकेस्ट करेंसी मालूम करनी, करूंगा इफ की कंडीशन लगाओ। इफ की कंडीशन में क्या आएगा, इफ एक्सचेंज रेट इज ग्रेटर देन वीकेस्ट रेट। वीकेस्ट रेट अभी क्या है, पहले लूप में। अगर कभी वीकेस्ट रेट जो है वो छोटा रह गया और एक्सचेंज रेट बड़ा हो गया, या इन अदर वर्ड एक्सचेंज रेट बड़ा हो गया वीकेस्ट रेट में, तो वीकेस्ट रेट के साथ आप क्या असाइन करोगे, वो वाला एक्सचेंज रेट। तो मैं क्या करूंगा, वीकेस्ट रेट के वैल्यू को किससे अपडेट करूंगा मैं, एक्सचेंज रेट, यानी कि इससे क्या, कंट्री कोड भी लेकर आते हैं ना, कंट्री कोड भी लेकर आते हैं। अगर हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो बड़ा हो गया वीकेस्ट रेट से, अगर हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो वीकेस्ट रेट की जो वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू क्या है वीकेस्ट रेट की, 0। लेट सपोज के पहला लूप चला, ग्रेट ब्रिटेन पॉन्ड्स आ गया, जीबीपी आ गया, और वो मुझे पता है वो .8 में होगा, किसमें होगा, .8 में होगा। तो ये भी तो 0 से बड़ा है, ये किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है ना, .8। तो मुझे वो क्या करेगा, वो यहाँ पे क्या लगा देगा, 0.8 लगा देगा। लेकिन वो बार बार करेगा, अंदर से तमाम रेट्स कंप्लीट नहीं हो जाते, ऐसे ही करेगा ना।
तो पहला रेट चेक करेगा, लेट सपोज जीपीपी आता है, तो कंट्री कोड क्या हो जाएगा मेरा? अच्छा, कंट्री कोड की जगह पे मुझे क्या डालना चाहिए? जीरो नहीं डालना चाहिए, क्योंकि कोई स्ट्रिंग आएगी ना इधर। कंट्री कोड में मेरे पास क्या आएगा? स्ट्रिंग आएगी, तो आप भी तो स्ट्रिंग डालो ना, तो आपने जीरो नहीं डालना, बल्कि क्या डालनी है यहाँ पे? एम्प्टी स्ट्रिंग क्यों रखा हुआ है? ये अभी तो कुछ नहीं है। जीरो क्यों रखा हुआ है? अभी तो कोई कुछ नहीं पता। तो जब नंबर आता है तो हम जीरो रखते हैं, जब स्ट्रिंग आती है तो हम एम्प्टी रखते हैं। कुछ इन चीजों का पता होना भी बहुत जरूरी है कि मुझे कौन सा डाटा, मुझे कौन सी डाटा टाइप इधर रखनी चाहिए, इनिशियल वैल्यू। तो कुछ नहीं है तो स्ट्रिंग आना है तो वो एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। कुछ नहीं है और नंबर आना है तो जीरो होगा। कुछ नहीं है और मल्टीप्लीकेशन है तो वन होगा। तो ये तमाम चीजों का पता चलना है। अच्छा, अगर मेरा वीकेस्ट रेट जो है, एक्सचेंज रेट जो है वो बड़ा हो जाता है वीकेस्ट रेट से, तो मैं क्या करूंगा? वीकेस्ट रेट को एक्सचेंज रेट से कर दूंगा। अच्छा, दोबारा लूप चलता है और यहाँ पे एक्सचेंज रेट, लेट सपोज के पहला रेट यहाँ पे आपने जो असाइन किया उसकी वैल्यू थी 2.7, कितनी आती है? 2.7। अब दूसरा लूप चला और दूसरे लूप में आई अब 0.8। 0.8 किससे कंपेयर हो रहा होगा? 2.7 से। अब इस बार किससे कंपेयर हो रहा होगा? और जब 0.8 2.7 से बड़ा बड़ा नहीं है तो ये वाली वैल्यू अपडेट नहीं होगी। फिर थर्ड लूप चलेगा, फोर्थ लूप चलेगा। लेट सपोज फिर लूप में यहाँ पे आता है 1.27, कितना आता है यहाँ पे? 1.27। क्या 1.27 जो हमारा, हमने जो पहली मर्तबा एक्सचेंज रेट असाइन किया था वो 2.7 से बड़ा है छोटा है? 1.7 छोटा है, तो अब अभी भी अपडेट नहीं होगा। लेकिन ये अपडेट कब जाके होगा दोबारा? जब कोई भी वैल्यू लेट सपोज 2.7 से जाके बड़ी हो जाएगी, तो फिर वो दोबारा अपडेट होता रहेगा। तो इधर जो मैंने 2.7 बताया है, ये एक आर्बिट्री वैल्यू बताई है, मुझे खुद भी नहीं पता कि पहले लूप में क्या आएगा, दूसरे लूप में क्या आएगा। अच्छा, जैसे जैसे हम एक्सचेंज रेट को वीकेस्ट रेट से अपडेट करेंगे तो उसकी करेंसी कोड को भी तो अपडेट करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? तो करेंसी कोड को मैं किससे अपडेट कर दूंगा? कंट्री कोड से। किससे अपडेट कर दूंगा? कंट्री कोड से। अब ये चीज आपको लग रही है मुश्किल, इसको अभी हम लोग करेंगे मैन्युअली भी, विदाउट फंक्शन भी करेंगे, विदाउट फंक्शन भी करेंगे। लेकिन एक फंक्शन, जब आपको एक्सपीरियंस ना हो तो फंक्शन बनाने की तकलीफ क्या होती है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताकि आप लोग कभी भी अटेम्प्ट ना करो। देखिए, हमारा इधर काम क्या है? हमारा इधर काम ये है कि हम आपको रियलिटी बताएं, मार्केट में क्या काम हो रहा है। मार्केट में क्या काम हो रहा है? आप सभी ये जाके करते हैं, यार फंक्शन बना लो, यार फंक्शन बना के काम कर ले। कैसे बनाओगे फंक्शन? तो फिर आपको पता चलेगा कि कितनी मुश्किलात आती हैं आपको। अच्छा, ये हो गया। तो रिटर्न क्या करवाना है आपने इस पूरी स्टेटमेंट से जाके? रिटर्न करवाना है आपने, लेट सपोज कि मुझे कंट्री कोड रिटर्न करवाना है। मुझे क्या करवाना है? अब ये रिटर्न स्टेटमेंट एग्जैक्टली कहाँ पे आएगी? बिल्कुल इसके नीचे आएगी, बिल्कुल इसके नीचे आएगी। तो आई होप कि ये फोर स्पेस इंडेंट, कितने स्पेस इंडेंट है ये? तो मैंने नीचे भी फोर स्पेस इंडेंट ही रखी है। तो मैं करूंगा रिटर्न क्या करना है? कंट्री कोड। लेट सपोज मैंने लिख दिया कंट्री कोड, एक्सचेंज रेट छोड़, अभी कंट्री कोड करते हैं, ठीक है। कंट्री कोड मैंने रिटर्न करवा दिया, तो ये मेरा एक फंक्शन बन गया। इस फंक्शन को जरा चला के देखते हैं। कॉल किस तरह करूंगा? वीकेस्ट करेंसी, इसमें यूआरएल दूंगा। यूआरएल पहले से मैंने एडजस्ट किया हुआ है, ये देखें वेरिएबल बना के। तो ये ऑटोमेटिकली उठा भी लेगा। और आपको क्या रिटर्न करना चाहिए? सबसे लोएस्ट करेंसी। तो ZWL जो है वो एक लोएस्ट करेंसी है। अगर मैं इसकी वैल्यू देखना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा? तो मैंने, जिसका मैंने PKR के लिए किया था, तो मैं क्या करूंगा? क्या मैं PKR की जगह पे पूरा ये उठा के रख सकता हूँ? पूरा का पूरा ये उठा के रख सकता हूँ, क्योंकि ये क्या रिटर्न करेगा मुझे? आज ZWL करेगा, हो सकता है कल कुछ और करे। तो इस जगह पे क्या आने वाला है? मैंने ऑटोमेट कर दिया। ऑटोमेट क्या कर दिया? डायरेक्ट वैल्यू को कैच करेगा और खुद ही इसके अंदर वो स्ट्रिंग डाल देगा, तो हमें बता देगा कि उसके रेट क्या है। तो 5693.21 इतनी वीकेस्ट करेंसी है। 1 USD इज इक्वल टू 5693.21 यूनिट्स ऑफ ZWL। क्या ये लिखने में हमें परेशानी हुई? छोटा सा फंक्शन बनाया और मुझे बहुत परेशानी। अब ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है, इसको देखने के लिए मुझे एक्सपीरियंस चाहिए था। आए अब रिवर्स में हम जा रहे हैं। किसमें जा रहे हैं हम लोग? रिवर्स में। अच्छा, ये हम लोगों ने किस तरह बना लिया? अपनी नॉलेज से बना लिया। लेकिन जब आप लाइफ में काम कर रहे होंगे तो ये 13-14 लाइन का आप फंक्शन नहीं बनाएंगे, बल्कि हो सकता है कि आप 100 लाइन के फंक्शन बना रहे हो, 200 लाइन के फंक्शन बना रहे हो। अब आए, ये जो काम हमने इधर किया है, इस काम को हम मैन्युअली करते हैं, यानी कि एक्सपीरियंस हासिल करते हैं और दोबारा से इस फंक्शन को आगे समझते हैं। हमने क्या किया मेरे दोस्तों? रिक्वेस्ट की लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया,
यूआरएल में यूएसडी रख दिया, आप कोई भी करेंसी रखना चाहें तो यहाँ पे उसको रिमूव करके वो करेंसी रख सकते हैं। मैंने रिस्पॉन्स लिया, यानी कि इन्फॉर्मेशन ली, तो मुझे रिस्पॉन्स क्या मिला, 200। 200 का क्या मतलब है, ओके रिस्पॉन्स। और उसको मैंने, क्योंकि मैंने एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी थी, तो मुझे पता था कि इसका आंसर किस में आएगा, इसका रिजल्ट किस में आएगा, जेसॉन फॉर्मेट में। तो मैंने रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन किया, तो मुझे एक डिक्शनरी मिली। और इस डिक्शनरी के अंदर रेट्स कहाँ पे मिलेंगे, इस डिक्शनरी के अंदर भी एक की है जिसका नाम है रेट्स, उसका नाम क्या है, रेट। और उसके अगेंस्ट मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, एक और डिक्शनरी मिलेगी। देखिए, अगर मैं डिक्शनरी के अंदर की पास करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, दोबारा एक डिक्शनरी मिलेगी। तो आए दोबारा से इसको करते हैं। मेरे पास डाटा है, इस डाटा को मैं दोबारा आप लोगों को दिखाता हूँ। ये मेरे पास डाटा किसके अगेंस्ट आया है, यूएसडी के एपीआई एंड पॉइंट्स के थ्रू। एंड पॉइंट मैंने क्या लगाया, यूएसडी का डाटा चाहिए, तो ये एक यूएसडी का डाटा है। तो अगर मैं इसको यूएसडी एक्सचेंज लिख दूं, या यूएसडी एपीआई डाटा लिख दूं, कुछ भी लिख सकता हूँ। एपीआई डाटा, एपीआई तो आप समझते हैं एपीआई किसे कहते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। यानी कि एपीआई का मतलब ये है कि दो सिस्टम को ये कनेक्ट कर रहा है। एपीआई का क्या मतलब होगा, दो सिस्टम को ये कनेक्ट कर रहा है। तो जब भी हम एपीआई यूज करते हैं तो इसका मतलब है मेरा सिस्टम और उनका सिस्टम वो कनेक्ट हो रहा है एक एपीआई। और एपीआई क्या है हमारे पास, एक यूआरएल है। एक क्या है हमारे पास, यूआरएल है। यूआरएल की तरफ, यूआरएल से मेरा सिस्टम और उनका सिस्टम क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। इसको हमने कह दी एपीआई। और एक यूआरएल क्या होता है, जो कनेक्शन नहीं प्रोवाइड करता, वो आपको एक एड्रेस प्रोवाइड करता है ओवर द इंटरनेट, जिसको आप ब्राउज कर रहे होते हो, जिसको आप ब्राउज कर रहे हो। तो आया ओके यहाँ तक। तो मैंने अपने डाटा का नाम लिख दिया यूएसडी एपीआई डाटा, यहाँ तक तो आप लोगों को पता है। और मैंने उसी चीज को कॉपी पेस्ट कर लिया। अब मेरा पॉइंट क्या था, अगेन मेरा पॉइंट ये था कि मुझे कौन कौन सी चीजें चाहिए, वीकेस, वीकेस क्या कहेंगे, क्या लिखा था ऊपर मैंने, वीकेस एक्सचेंज चाहिए मुझे, क्या मैक्सिमम रेट भी कर सकते हैं, फिर वो 0 पॉइंट्स में आपको आप लेसर का साइन लगाएंगे। तो ये डिपेंड करता है आपके टास्क पे। अभी हम लोग अपने फंक्शन को दोबारा समझे। तो वीकेस्ट रेट्स 0, और कंट्री कोड क्या होगा, वीकेस्ट, वीकेस्ट सीओयू कोड। सीओयू का क्या मतलब है, कंट्री कोड, ठीक है। और ये मैंने कर दिया एम्प्टी स्ट्रिंग। अब देखिए मैं फंक्शन को समझने जा रहा हूँ। फिर मैं किस पे लूप चलाऊंगा, डाटा पे। और डाटा पे मुझे क्या मिलेगा, डाटा पे चलाऊंगा मैं लूप। किस पे लूप चलाऊंगा मैं, रेट्स पे लूप चलाऊंगा। किस पे चलाऊंगा, रेट्स पे। और रेट्स मैंने निकाले नहीं है, तो रेट्स कैसे निकलेंगे, अगर आपने रेट्स निकालने तो डाटा के अंदर एक की है, उसका नाम क्या है, रेट्स। तो वो आपको रेट्स लाके दे देगा। अब मैं लूप किस पे चलाऊंगा, रेट्स पे चलाऊंगा। जब मैं रेट्स पे पहले तो रेट्स देख लेते हैं, रेट्स क्या आ रहे हैं हमारे। तो मेरे पास रेट्स में की क्या है, कंट्री कोड, और वैल्यू क्या है, एक्सचेंज रेट। तो मैं अगर लूप चलाता हूँ रेट्स के ऊपर, तो इसको दोबारा से उठा के नीचे ले जाता हूँ, ताकि आपके पास ये स्क्रीन अवेलेबल है। इसी को उठा के मैं नीचे ले जाता हूँ। अगर मैं रेट्स पे लूप चलाऊंगा तो मुझे क्या रिटर्न होने वाला है, की। और की क्या है एक्चुअली, की क्या है, देख के बताएं की क्या है आपके पास, इसको क्या कहेंगे, कंट्री कोड। तो अब मैं, देखिए जब भी जो चीज रिटर्न हो रही हो ना, तो रेलिवेंट वेरिएबल का इस्तेमाल किया जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था ना, वेरिएबल आप लिखेंगे वेरी, तो आप लिख भी सकते हैं की, लेकिन की लिखने की जरूरत नहीं है आपको। आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, कंट्री कोड। क्या लिखेंगे आप, ठीक है, इन रेट्स। तो आपके पास कंट्री कोड आने लगे। किसी भी डिक्शनरी से वैल्यू को गेट करने का क्या तरीका होता है, आप की पास करते हो तो वो क्या मिलता है आपको, उसकी अगेंस्ट उसकी वैल्यू मिलती है। तो मेरी डिक्शनरी का नाम क्या है, रेट। अच्छा, इज देयर एनी वे कि मैं दोनों को एक साथ उठा लूं, बगैर की पास किए भी मुझे की और वैल्यू मिल सकता है, बगैर की पास किए भी मुझे की और वैल्यू मिल सकता है। डॉट आइटम से, डॉट आइटम्स पढ़ा था आप लोगों ने। डॉट आइटम्स आपको क्या रिटर्न करता है, ये देखें आप, की वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर मैं रेट्स पे रेट्स डॉट आइटम्स कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, की भी मिल रही है और उसकी वैल्यू भी मिल रही है, की मिल रही है, उसकी वैल्यू भी मिल रही है। अगर मैं इसी पे लूप चलाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, पूरा एक टपल मिलेगा। और इस टपल को अनरैप करने का क्या तरीका होता है, दो वेरिएबल बना दूंगा, देखे ना।
आप लोगों को मैंने लास्ट सेशन में भी समझाया था कि अगर a इज इक्वल टू लिखा हो 1,2 तो a के अंदर क्या आंसर आएगा? दोनों आएंगे टपल में, दोनों आएंगे। अच्छा, टपल के अंदर ये चीज ऑप्शनल होती है कि आप ब्रैकेट बनाए ना बनाए। अगर आप ब्रैकेट बना देंगे जब भी टपल में ही आएगा, फिर तो आप स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि टपल में लेकर आओ। और अगर आप नहीं डालते और सिर्फ कॉमा लगा देते, जब भी वो टपल में ही लेकर आएगा। अब अगर मैंने एक और एक्स्ट्रा कॉमा लगा दिया तो क्या मतलब है इसका? इसके बाद एक वैल्यू आ सकती है, और अगर मैं डालू नहीं तो फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा। कॉमे कॉमा डालने से मुझे बग आएगा? कॉमा डालने से बग आएगा मेरे पास? नहीं आएगा मेरे पास, क्योंकि वो कह रहा है कि कॉमा के बाद एक वैल्यू आ सकती है, तो वो मैंने डाल दी। देखे, इसने कॉमा खुद ही रिमूव कर दिया, क्योंकि कॉमा से मतलब है कि एक और वैल्यू आ सकती है। तो अगर मैं इसको अनरैप करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे पास वन एक वेरिएबल में है और टू एक और वेरिएबल में है, तो मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ पे भी बी लगा दूंगा। अब ए में क्या आएगा मेरे पास? अब ए में वन आएगा। देखिए, ए में वन आ रहा है और बी में क्या आएगा मेरे पास? टू आएगा। अगर मैं बी को प्रिंट करवाऊं तो टू आएगा। अगर मेरे पास लूप चला रहा हो तो लूप के वक्त में की भी लिख दूं, कॉमा लगा के मैं वैल्यू भी लिख दूं, तो फिर ये क्या अनरैप होने शुरू हो जाएंगे खुद ब खुद? तो आए जरा देखते हैं थोड़ा सा चेंज करके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर मैं डॉट आइटम्स लिख देता हूँ, और डॉट आइटम लिखने से मुझे क्या मिलेगा? की और वैल्यू एक साथ मिलना शुरू होंगे टपल की शक्ल में। लेकिन मैं चाहता हूँ टपल की शक्ल में नहीं है, उसको मैं ब्रेक कर दूं, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे? ये एक्सचेंज आ जाएगा। क्योंकि पहली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी? की को, और की एक कंट्री कोड होगा। और दूसरी वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी? एक्सचेंज को। और मैंने क्या कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि इसका जो रिस्पॉन्स है वो क्या आने वाला है? एक टपल आने वाला है। क्या आने वाला है? टपल। और टपल के अंदर कितनी वैल्यूज होंगी? टू वैल्यूज होंगी। तो मैंने वैल्यू भी टू डाल दी। तो अब कंट्री कोड में जाके सेव होगा, और एक्सचेंज एक्सचेंज में। और अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डालता तो क्या होता? फिर दोनों का दोनों वैल्यू, यानी कि जो एक सिंगल टपल होता वो एक ही वेरिएबल में जाके सेव हो जाता है। जैसे अभी मैंने आपको ए के अंदर वन और टू को टैग करके दिखाया, फिर उसको अनटैग भी करके दिखाया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ? अब देखिए, मैं अपने कंडीशन को चेंज करता हूँ, और फिर हम लोग अपने फंक्शन को दोबारा भी समझेंगे। अब क्या करना है मैंने? इफ अभी वीकेस्ट रेट क्या होगा? जीरो है। अब मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग चीज को फॉलो ना करो जो अभी हम लोगों ने फंक्शन में किया, थोड़ा डिफरेंट। अगर वीकेस्ट रेट स्मॉलर होता है मेरे अभी के रेट से जो लूप में आएगा मेरे पास, तो ये बात भी तो वही है ना कि मैं पहले लिख देता एक्सचेंज रेट इज ग्रेटर देन द वीकेस्ट रेट। तो इधर भी बात वही है, मैंने वीकेस्ट रेट को पहले लिख दिया, एक्सचेंज रेट को बाद में। तो आपको ये समझना चाहिए कि ग्रेटर देन किसको कह रहा है? अभी भी ग्रेटर देन किसको कह रहा है? एक्सचेंज रेट इज ग्रेटर देन द वीकेस्ट रेट। और जो मैं फंक्शन में लिख रहा था, तो फंक्शन में मैंने एक्सचेंज रेट को पहले लिख दिया था, जब भी बात यही थी। तो काम यहाँ से पकड़े या वहां से पकड़े, ऑल डिपेंड ऑन योर लॉजिक। आप कितने इंटेलिजेंटली किसी स्निपेट को देख रहे हो, आप किसी कोड को आप देख रहे हो। ये बात वही है। अगर मेरा वीकेस्ट रेट स्मॉलेस्ट हो जाता है मेरे आने वाले एक्सचेंज रेट से, तो मैं अपने वीकेस्ट रेट को किसके साथ क्या कहते हैं वो कर दूं, रिप्लेस कर दूं? एक्सचेंज रेट के साथ रिप्लेस कर दूं। और रिप्लेस करने का क्या तरीका होता है? वेरिएबल को आप अपडेट कर दो, वेरिएबल को आप अपडेट। और कोई भी वेरिएबल को अपडेट करने का क्या तरीका होता है? उसके साथ वैल्यू को असाइन कर दो। तो मैं कहूंगा कि मेरा वीकेस्ट रेट अब जीरो नहीं रहेगा, तो अब मेरा वीकेस्ट रेट चेंज हो जाएगा इससे, क्योंकि ये अब बड़ा हो चुका है। ये वैल्यू बड़ी है मेरे पुराने वाले रेट से। मैंने दो मतलब कॉपी करके, लेट सपोज कि मेरा यहाँ पे एक्सचेंज रेट फर्स्ट लूप में क्या आएगा? सोच के बताएं क्या आएगा। देख लें आप लोग। जब पहला लूप चलेगा तो एक्सचेंज रेट क्या आएगा? वन आएगा। और मेरी इनिशियल वैल्यू वीकेस्ट रेट की क्या थी? जीरो। जब पहला लूप चलेगा तो यहाँ पे वन आएगा, और यहाँ पे यूएसडी आएगा। एग्री करते हैं इस बात से? जब तो क्या जीरो जो है वो छोटा है वन से? जब जीरो छोटा है वन से, तो वीकेस्ट रेट की वैल्यू को मैं क्या साइन कर रहा हूँ? वन। वीकेस्ट रेट की वैल्यू को मैं क्या साइन कर रहा हूँ? वन। और कंट्री कोड को, वीकेस्ट कंट्री कोड को मैं क्या साइन कर रहा हूँ? अभी तो ये वीकेस्ट कंट्री कोड नहीं रहेगा, ये चेंज होता रहेगा। अभी मैं कह रहा हूँ कि यूएसडी एक वीकेस्ट कंट्री कोड है, पहले तो मुझे पता ही था। तो मैं क्या करूंगा, वीकेस्ट कंट्री कोड को कंट्री कोड से तब्दील कर दूंगा। पहले वीकेस्ट कंट्री कोड क्या था? एमटी। पहले वीकेस्ट कंट्री कोड क्या था? एमटी। अब क्या हो जाएगा? यूएसडी। अब क्या हो जाएगा? यूएसडी। अब ये बढ़ा आगे,
दूसरा लूप चला, दूसरे लूप चलेगा तो आपके पास एईडी और 3.67 आएगा। अब आपका वीकेस्ट रेट क्या था, 1, और वीकेस्ट कंट्री कोड क्या था, यूएसडी। अब दोबारा से देखते हैं, अब जब लूप चला होगा तो यहाँ पे क्या आया होगा, एईडी, और यहाँ पे क्या आएगा 3.67। क्या 1 जो है, क्योंकि अब वीकेस्ट रेट 1 था ना, क्या 1 जो है वो, सॉरी, क्या 1 जो है वो छोटा है 3.67 से, यस, यस। तो फिर मेरा वीकेस्ट रेट क्या हो जाएगा, अभी वाला 3.67 हो जाएगा, 1 अब रिप्लेस हो जाएगा 3.67 से। और वीकेस्ट कंट्री कोड जो यूएसडी था वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, एईडी से। अब दूसरा फिर लूप चलता है, और लेट सपोज लूप चल के आता है, आप ये समझिएगा कि अभी भी आपका जो कंट्री, आपका जो एक्सचेंज रेट है वो 3.67। अब लेट सपोज हमारा कोड आता है सीएचएफ मूव करके। अजम्पशन ये है कि हमने सारे कोड कर लिए और हमारी अभी तक एईडी और 3.67, अजम्पशन यही है। अब हमारे पास आता है सीएचएफ और 0.902। वीकेस्ट रेट अभी अब हमारे पास क्या है, 3.67। वीकेस्ट कंट्री कोड हमारे पास क्या है, एईडी। अभी आपने लूप चलाया था, कंट्री में क्या आएगा, सीएचएफ, क्या है, सी एच, यहां से देख लेते हैं कोई छोटा सा, यहाँ पे कोई नजर नहीं आ रहा मुझे, चले सी एच एफ है, चले एस एच पी है, क्या है हमारे पास, एस एच पी आता है। लेट सपोज यहाँ पे एस एच पी आता है, और एक्सचेंज रेट क्या आएगा एस एच पी के अगेन, 0.8 क्या 0.824 छोटा है 3.67 से, नो, सॉरी सॉरी, क्या 0.287 जो है वो, सॉरी सॉरी, क्या 3.67 जो है वो छोटा है 0.824 से, ये गलत हो जाएगा, तो ये वाली काम हो गई। तो सी एच एफ, सॉरी एस एच पी कभी भी असाइन हो ही नहीं सकेगा इसके साथ, और अभी भी क्या चलेगा, एईडी चलेगा, और ये चलता रहेगा चलते रहेगा जब तक कोई इसको और बड़ा रेट नहीं मिल जाता। और मुझे फाइनली क्या करना है, इस कोड को रन करना है, और मैं कोड को रन कर दूंगा। तो मेरे पास अभी क्या वैल्यू आनी चाहिए वीकेस्ट रेट की, वही आनी चाहिए ना 5000 समथिंग की, क्योंकि वही सबसे वीकेस्ट रेट था। तो देखिए ये आ रहा है, ये क्या इसमें निकाल के दिया एनीवे। और वीकेस्ट कंट्री कोड क्या आ रहा है, IRR आ रहा है। हो सकता है चेंज हो गया कुछ, पता नहीं, मैंने देखा नहीं कि क्या इसमें मिस्टेक है। हाँ तो सही है ना, इसमें IR, इसमें क्या था, IRR। देखिए ये हमारे पास 41,944 यूनिट्स हैं। अब हुआ क्या उधर हमारे साथ, हुआ ये कि हमने लोगों ने क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करी थी, तो हमारे फंक्शन ने हमारे को क्या दिया, एक तरीके से गलत रिजल्ट दिया। और जब हम लोगों ने मैन्युअली काम किया तो हमारे पास एक सही रिजल्ट आ रहा है। इसमें से अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू देखनी हो, तो देख सकता हूँ डिक्शनरी में से, पता है आप लोगों को, ये तो मैंने लूप लगा के किया है। डू यू नो कि हाउ टू चेक द मैक्सिमम वैल्यू। देखिए अगर मैं डिक्शनरी पे, डिक्शनरी क्या है मेरे पास, रेट्स के नाम से, किसके नाम से, रेट्स के नाम से। अगर आपने लिस्ट के अंदर से मैक्सिमम वैल्यू उठानी हो तो आप कैसे उठाते हैं, मिसाल के तौर पर 250 लिखा हुआ है, 290 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 780 लिखा हुआ है, 520 लिखा, 521 है, 222 है, कुछ भी है, 34649 है, इसमें से मैं मैक्सिमम वैल्यू कैसे उठा सकता हूँ, मैक्सिमम फंक्शन से, किससे कर सकता हूँ, मैक्स फंक्शन से। 780, 780 इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। अब ये मेरे पास रेट्स है, रेट्स में से अगर मैं मैक्सिमम लगा दूं इस डिक्शनरी में, तो मेरे पास क्या आएगा, सोच के बताइएगा। पहले तो बात ये है कि ये अप्लाई की पे हो रहा होगा या वैल्यू पे अप्लाई हो रहा होगा, सबसे पहला सवाल ये है। नहीं, अभी तो मैं पूरी की पूरी डिक्शनरी दे दी ना उठा के, जैसा अभी मैंने ऊपर पूरी लिस्ट दे दी थी उठा के, अभी मैंने डिक्शनरी दे दी। डिक्शनरी पे बाय डिफॉल्ट कोई भी चीज किस पे अप्लाई हो रही होती है, की पे अप्लाई हो रही है। अब ये पता है कौन सा अल्फाबेटिकली जो सबसे बड़ा होगा ना, दायरा मतलब जेड ही सबसे बड़ा होता है, ए से लेके नीचे जाए तो जेड ही सबसे बड़ा, तो आपको कोई जेड वैल्यू उठा के देगा, देखना, ZWL उठा के दे रहा है, क्योंकि वो सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। लेकिन जेड डब्ल्यू एल के अगेंस्ट सबसे बड़ा एक्सचेंज रेट तो नहीं है ना, क्योंकि ZWL अगर मैं उठा के देता हूँ तो आपको क्या उठा के दे रहा है ये,
5693। ये गलती हमने कहाँ पे की थी? फंक्शन में की थी। ये गलती हमने फंक्शन में की है। पहले तो सवाल ये पहले कि मुझे अगर वैल्यू पे अप्लाई करना हो, ये तो की पे अप्लाई हो रहा है, तो कैसे करेंगे? मुझे वो की चाहिए जो आईआरआर को निकाल के दे। आईआरआर कैसे निकलेगा? क्योंकि उसके अगेंस्ट ही मैक्सिमम वैल्यू है। आईआरआर के अगेंस्ट ही मैक्सिमम वैल्यू है ना, आईआरआर कैसे निकाल के देगा? डॉट वैल्यूज में तो सिर्फ वैल्यूज निकाल के देगा। अगर मैं डॉट वैल्यूज पे अप्लाई भी कर दूं आपके लिए, डॉट वैल्यूज पे अप्लाई कर दूं, अगर आप कह रहे हैं इस पे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या उठा के देगा? ये उठा के दे रहा है। की कौन सी है? की कौन सी है इसके अगेंस्ट? नहीं पता ना। वैसे तो पता है आईआरआर है, लेकिन ये तो हमें इन्फॉर्म नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे वो कंट्री कोड दे जिसके अगेंस्ट वैल्यू मैक्सिमम है। डॉट आइटम्स में भी पहले की को शो करता है ना। हमारे पास मैक्स के अंदर आप डिक्शनरी देंगे, और यहाँ पे वो होता है, क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट होता है कीज का। क्या आर्ग्यूमेंट होता है? कीज का। कीज के अंदर आप देते हैं रेट्स डॉट गेट। तो ये गेट क्या करता है? ये वैल्यू को फैच कर रहा होता है। किसको फैच कर रहा होता है? वैल्यू को। तो आपने कहा कि मैक्सिमम अप्लाई तो करो रेट पे, लेकिन की कौन सी यूज करनी है तुमने? रेट डॉट गेट हमेशा वैल्यू निकालता है। आपने इसको फॉलो करना है। किसको फॉलो करना है? वैल्यू को। अच्छा, वैल्यूज निकालने का एक तरीका ये होता है, और एक तरीका ये होता है। दोनों तरीके होते हैं, दोनों का फर्क मैं आपको बताऊंगा। तो ये अभी आपने क्या किया? आपने कहा कि आप आपने इसको कहा कि तुमने जो वैल्यू चेक करनी है वो किस पे चेक करनी है? अप्लाई वैल्यू पे करना है, और रिटर्न मुझे क्या करना है? ऑब्वियसली मैक्स क्या करता है? की रिटर्न करता है ना। मैक्स क्या रिटर्न करेगा? की। लेकिन फॉलो किसको करना है तुमने? वैल्यूज को। तो रेट्स डॉट गेट और रेट्स डॉट वैल्यूज का एक ही मतलब होता है। रेट डॉट गेट और रेट डॉट वैल्यू का एक ही मतलब होता है। अब मिसाल के तौर पर मैं लिखूं यहाँ पे रेट्स डॉट गेट, और इसमें मैं लिख दूं आई आर आर। तो देखिए वैल्यू निकाल के दे रहा है। वैल्यू निकाल के दे रहा है। अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू लिख दूं जो इसमें हो ही नहीं, लेट सपोज एबीसी लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? एबीसी। तो क्या होगा? क्या कह रहा है कि यहाँ पे वो नहीं, उसने क्या कहा कि मैं ऐसी कोई वैल्यू गेट ही नहीं कर पा रहा, मैं ऐसी कोई वैल्यू गेट ही नहीं कर पा रहा। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन भी होता है आपके पास डिफॉल्ट का। डिफॉल्ट में आप डाल दो कि आप ये लिख दो दैट एक्सचेंज रेट इज नॉट अवेलेबल। इसका ये फायदा होता है, रेट इज नॉट अवेलेबल। आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा इसमें? देखिए एक मिनट, एक काम करते हैं, इसको अभी हटाते हैं। जब कोई चीज नहीं, आंसर ही नहीं दिया क्योंकि एबीसी की अवेलेबल नहीं है। अगर मैं रेस डॉट गेट करूं और उसमें मैं एबीसी डाल दूं, और उसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू ये डाल दूं, अब क्या आंसर आएगा? रेट्स की स्पेलिंग। तो गेट का ये फायदा होता है। वैल्यूज में आप ये काम नहीं कर सकते। तो गेट इज द मोर स्मार्टर वे टू गेट द वैल्यू। वैल्यूज क्या करेगा? आपको पूरी की पूरी वैल्यूज निकाल के दे देगा। गेट क्या करेगा? आपको सिंगल वैल्यू निकाल के देगा अगेंस्ट द की। लेकिन अगर की अवेलेबल नहीं है तो आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो। तो गेट इज द मोर बेटर मेथड ऑफ द की, कि जो आपको कहता है कि अगर आपने कोई चीज अवेलेबल नहीं है तो आप डिफॉल्ट क्या डालना चाहते हो, तो मैंने कह दिया कि मैं ये डाल देता हूँ। तो आपको पता चला। तो इधर गेट क्या कर रहा होगा? एक्चुअली उसको की तो वही मिल रही होगी जो अवेलेबल है। तो मैक्सिमम पे रेट्स पे उसको की मिल रही होगी। वो हर की क्या दें, क्या चेक कर रहा होगा? वैल्यू। तो उसको वैल्यूज मिल रही होंगी, और डिफॉल्ट तो कुछ डाला ही नहीं हमने, तो उसको वैल्यू मिल रही होगी। तो वो आपको क्या कर रहा होगा? उसने जब उसको ये मैक्सिमम वैल्यूज मिली, अच्छा ये क्या कर रहा है? ये लूप चला रहा है। ये क्या कर रहा है? हमने भी यही काम किया है। हमने भी यही काम किया है। तो कोई कोई फंक्शन जो है, देखो हमने भी यही काम किया कि हमें भी आईआरआर मिला था, ऐसे ही था। और किसी अल्लाह के बंदे ने, जो स्मार्ट बंदा होगा, उसने गेट का मेथड ही डाल दिया कि यार ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, आप क्या फंक्शन लिख रहे हो? आप क्या फंक्शन लिख रहे हो? ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन उसने भी कब किया होगा? जब इसके बाद किया होगा। आज हम लोगों ने डिक्शनरी में एक और चीज सीखी, उससे पहले हमें पता था डिक्शनरी डॉट कीज ऑलवेज रिटर्न द कीज।
डिक्शनरी डॉट वैल्यूज ऑलवेज रिटर्न द ऑल द वैल्यूज, ये ऑल कवर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोबारा से, डिक्शनरी डॉट कीज डिक्शनरी का एक मेथड है दैट गिव यू ऑल द कीज, दैट गिव यू ऑल द कीज। इसमें एक्सेप्शन नहीं है कि आप कहोगे कोई खास की देगा। डिक्शनरी डॉट वैल्यूज इट गिव्स यू द ऑल द वैल्यूज। डिक्शनरी डॉट आइटम्स इट गिव यू ऑल द कीज एंड वैल्यूज। पेयर में वो किस में देगा, पेयर में देगा, पेयर में देगा, पेयर बना के देगा, एक टपल एक पेयर, दूसरा टपल एक पेयर, तो वो की वैल्यू। उसको अगर आप अनरैप करना चाहते हो तो टपल में कितनी वैल्यू आएंगी, दो, तो आप दो वेरिएबल बना दे तो वो दो। लेकिन एक हमारे पास एक और मेथड है, उसका नाम क्या है, गेट। ये गेट क्या करता है, आपको अगर की चल गई तो ठीक, नहीं चली तो यू हैव ऑप्शन टू गिव द डिफॉल्ट वैल्यू। लेकिन एक ये काम देखें, अगर आप यहाँ पे मैं दे देता ABC तो क्या आता, तो क्या आता यहाँ पे, अगर मैं डिक्शनरी के अंदर की पास कर देता एज इंडेक्स तो क्या आता, तो कहता है की एरर, क्या देता वो आपको। लेकिन ये देखिए की एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है, हमने कहा था ना हाँ आंसर क्या आएगा ये भी हमें पता होना चाहिए। तो मुझे पता की एरर आएगा या एरर आएगा, जो भी, अगर याद ना हो कि एरर आएगा तो कोई ये पता होना चाहिए एरर आएगा। तो हमने ये भी देख लिया कि हमारे पास इसमें एरर आने के चांसेस हैं, जबकि इसमें एरर आने के कोई चांसेस नहीं है, ये साइलेंट हो जाता है। ये क्या हो जाता है, अगर इसको की नहीं मिलेगी तो ये क्या होगा, साइलेंट। और अगर आप डिफॉल्ट वैल्यू डाल दोगे तो ये फिर स्पीक करेगा, ये बोलेगा, ये जवाब देगा आपको। तो गेट का ये फायदा है। अब मुझे आप लोग ये बताएंगे क्या ये वाली बात जो मैक्सिमम अप्लाई की है, तो मैक्सिमम एक्चुअली किस पे अप्लाई हो रहा होगा, की पे। की के अगेंस्ट वो क्या चेक कर रहा होगा, क्योंकि गेट के अंदर की पास होती है, आपने देखा अभी नीचे कि गेट के अंदर क्या पास होती है, तो ऑटोमेटिकली ये लूप चला रहा है। मैक्सिमम का फंक्शन क्या कर रहा है, लूप चला रहा है, एक एक की को पास कर रहा है गेट के अंदर, वैल्यूज दे रहा है, कंपेयर कर रहा है कि पहले कोई अगर लेसर वैल्यू थी और अगर अब हायर वैल्यू आ रही तो उसको मैक्सिमम पे अप्लाई कर रहा है, असाइन कर रहा है, और फिर आपको फाइनल लाके दे रहा है। इसका लूप कौन बना सकता है आप में से, इस फंक्शन को कौन अपने लिए कोड कर सकता है, ये तो किसी ने आपको कोड करके दे दिया ना, किसी पाइथन डेवलपर ने आपको कोड करके दिया है ना मैक्सिमम का फंक्शन, आप में से कौन कोड कर सकता है, आए कोड करते हैं इसको। हाँ, हाँ, जब भी आप, बड़ा अच्छा सवाल है, जब भी आप एज अ आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो आप उसको एज अ वेरिएबल पास करते हैं, एज अ मेथड पास नहीं करते। जब भी आप किसी फंक्शन को किसी आर्ग्यूमेंट के तौर पे पास करेंगे तो आप कभी भी ब्रैकेट नहीं लगाते, तो वो आप एज अ वेरिएबल पास करते हैं। एज अ वेरिएबल पास करने का क्या तरीका है मैं आपको बता दूं, कि आप क्या करते हैं, आप कहते हैं ये हो गया मेरा फंक्शन, और आपने फंक्शन में लिख दिया लेट सपोज सम का फंक्शन, क्या लिख दिया आपने, सम का फंक्शन। अब देखें, मैंने सम के फंक्शन के बाद ब्रैकेट नहीं बना रहा, मैं सम के फंक्शन के, अब मैंने ये फंक्शन करे, अब ये फंक्शन पता है क्या काम कर रहा होगा, ऑटोमेटिकली सम कर रहा होगा, ये देखिए 1 2 3 4 5। हालांकि फंक के नाम से तो कोई बिल्ट इन फंक्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैंने इसके साथ क्या करा है, इसको मैंने एज अ वेरिएबल असाइन किया है। ये क्या कर रहा होगा, देखिए अगर आप फंक्शन के अंदर ऐसे डालेंगे ना तो ये वैल्यू को कॉल करेगा, लेकिन अगर आप एज अ वेरिएबल डालेंगे तो वो पूरा का पूरा फंक्शन अपने अंदर स्टोर कर लेगा, और वो क्या करेगा फिर अप्लाई करेगा वन बाय वन। तो हमने एज अ वेरिएबल पास किया, तो फंक्शन कभी भी आप एज अ आर्गुमेंट पास, आर्ग्यूमेंट होता है, व्हाट इज आर्गुमेंट, व्हाट इज पैरामीटर, व्हाट इज आर्गुमेंट, वो पैरामीटर होता है। यार एग्जैक्टली, व्हाट इज पैरामीटर, पैरामीटर वो होता है जब आप फंक्शन बनाते वक्त कोई वैल्यू, कोई एलिमेंट देते हैं, कुछ देते हैं, तो उसको हम कहते हैं पैरामीटर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों ने जो फंक्शन बनाया था, इसमें जो यूआरएल दिया था, दिस इज कॉल्ड द पैरामीटर, ये एक पैरामीटर है। लेकिन जब मैंने फंक्शन कॉल किया और यूआरएल के अगेंस्ट, अब मैं ये यूआरएल नहीं दे रहा, एक्चुअली इसकी वैल्यू दे रहा हूँ, वो क्या वैल्यू, वो पूरी स्ट्रिंग है, वो क्या है, पूरी स्ट्रिंग है। तो दिस इज कॉल्ड द आर्गुमेंट, यहाँ पे जो यूआरएल की वैल्यू पास हुई है वो एक्चुअली आर्गुमेंट है। यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब भी कभी आप फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट देंगे तो वो आप क्या देंगे, कहाँ गया, जब भी आप फंक्शन को, ये फंक्शन है ना, फंक्शन को एज आर्गुमेंट पास करेंगे तो वो विदाउट ब्रैकेट पास करते हैं। कैसे पास करते हैं, विदाउट ब्रैकेट। और इसकी एग्जांपल मैंने क्या दिया आप लोगों को,
कि ये एक्चुअली असाइन हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है? असाइन। अब वो जो की है ना, वो उसका रोल अदा करेगा। वो क्या करेगा? उसका रोल। जिस तरह ये फंक्शन ने किसका रोल प्ले किया है? सम का रोल प्ले किया। ठीक है डॉक्टर साहब, समझ आ गई आपको बात यहाँ तक? अब मेरा सवाल वही था अगेन, कि ये जो मैक्सिमम उन्होंने बताया और उन्होंने दिया, ये हम लोग कोडिंग करते तो कैसे कोडिंग करते? बताइए। हम लोग भी वही करते हैं, इसकी कंडीशन लगाते, पहली वैल्यू जीरो लगते हैं और फिर कहते हैं कि भाई जो बड़ी वैल्यू आती जाए असाइन करते जाना और उसके अगेंस्ट की असाइन करते जाना। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ वैल्यू का, वैल्यू इज इक्वल टू जीरो और की इज इक्वल टू नन, या नन लिख दें या एम्प्टी लिख दें। फिर मैं लूप चलाऊंगा फॉर की इन रेट्स कर देते हैं, क्योंकि की मिलेगी बाय डिफॉल्ट। अब मैं क्या करूं, इफ डिक्शनरी से वैल्यू निकालने का क्या तरीका होता है? की पास करते हैं। इफ रेट्स में की दी तो वैल्यू आएगी। अगर वो ग्रेटर देन हो मेरी वैल्यू के, मेरी वैल्यू से बड़ी हो, तो वैल्यू के साथ क्या असाइन करना है आपने? वैल्यू के साथ क्या असाइन कर देना आपने? वैल्यू की वैल्यू क्या हो जाए? वैल्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अब रेट्स होने चाहिए ना, तो ये एक्चुअली यहाँ से रेट्स आएंगे ना मेरे पास जब मैं की पास दूंगा। और की क्या होना चाहिए मेरे पास? की अपडेट, यहाँ पे की नहीं लिखें, यहाँ पे हम के लिख देते हैं, क्योंकि ये फिर इससे कॉन्फ्लिक्ट करेगा। ठीक है। और के की वैल्यू क्या होनी चाहिए मेरे पास? के की वैल्यू क्या होनी चाहिए मेरे पास? चाहिए के की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अब ये चलता रहेगा, कंपेयर करता रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू चेक करता रहेगा और उसके अगेंस्ट के को अपडेट करता रहेगा और फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा। तो के क्या आना चाहिए यहाँ पे? यही तो निकाल के दे रहा है आपका मैक्सिमम फंक्शन। इतना छोटा सा फंक्शन लिखा हुआ है बैक एंड पे, उसने तो एक रैपर चढ़ा के दे दिया आप लोगों को, लेकिन बैक एंड पे उसने क्या लिखा हुआ होगा? कुछ इस तरीके का लिखा होगा। और देखो यहाँ पे भी आपको आईआर निकाल के दे रहा है, और ये आईआर के अगेंस्ट जो वैल्यू आएगी वो सबसे मैक्सिमम होगी। तो इवेंचुअली इवेंचुअली हमने ये देखा कि जो हम लोगों ने फंक्शन विदाउट एक्सपेरिमेंट बनाया था, इससे हमारा आंसर क्या आ रहा है? गलत आ रहा है। तो इसको फिक्स करने की जरूरत है, और ये फिक्स कौन करेगा? आप लोग करेंगे। ठीक है, फिक्स हो जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है कि मेरे इसी फंक्शन को उठाना है और इसको फिक्स करना है, इतना फिक्स करना है कि यहाँ पे आई आर आर आ जाए। तो इसके लिए स्टार्ट कहाँ से होगा? सबसे पहले जब आप लोग काम स्टार्ट करेंगे तो रिक्वेस्ट डॉट गेट करेंगे तो आपके पास डेट, और डॉट जेसन करेंगे तो आपके पास एक डाटा आएगा। डाटा पे आपने रेट्स अप्लाई करने, तो आपके पास रेट्स का एक वेरिएबल बना के रेट्स को सेव करवा लीजिएगा। रेट्स को सेव करवाने के बाद आपने सबसे पहले ये वाली चीज अप्लाई करनी है। क्या अप्लाई करना है? ये। तो जो इधर आंसर आ रहा हो वही आपके फंक्शन का भी आंसर आ रहा हो, जिसको आप करेक्ट करेंगे। सही है। दोबारा से आप सुन लें, जो असाइनमेंट आप लोगों ने परफॉर्म करना है वो ये करना है, डाटा एपीआई के थ्रू गेट करना है डाटा को, और डाटा में से आपने रेट्स को एक्सट्रैक्ट करना है। जब रेट्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपने सबसे पहले ये चीज अप्लाई करनी है। इधर जो आंसर आना चाहिए वही आपके फंक्शन में आंसर आना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता आप कितने दिन बाद करेंगे, रेट्स चेंज हो सकते हैं, रेट्स आपके चेंज हो सकते हैं और कंट्री कोड आपका चेंज हो सकता है। तो आईआरआर जरूरी नहीं है कि जब आप लोग करें आए, क्योंकि हम लोग लाइव डेटा पे काम कर रहे हैं। किस पे काम कर रहे हैं हम लोग? लाइव डेटा पे। अगर हिस्टोरिकल डेटा पे काम कर रहे थे तो मेरा और आपका आंसर मैच हो सकता था। तो हो सकता है कि आईआरआर भी आ जाए, लेकिन हो सकता है कुछ चेंजेस भी आ जाए। जहां तक आपको बात समझ आ गई है, तो आप लोगों को पैरामीटर समझ आ गए, आप लोगों को आर्ग्यूमेंट समझ आ गए, आप लोगों को ये बात समझ आ गई कि फंक्शन ऐसे नहीं बनाए जाते, फंक्शन के लिए एक्सपीरियंस का होना जरूरी है। ठीक है। फिर आज हम लोगों ने गेट फंक्शन, गेट मेथड जो डिक्शनरी का मेथड है उसको अप्लाई करना सीखा। अच्छा, गेट मेथड बड़ा प्यारा मेथड है। वो क्या कहते हैं, वो आपको कोई एरर नहीं देता। आप गलत की भी पास कर दोगे तो वो साइलेंट हो जाएगा। लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन है कि अगर हमने कोई डिफॉल्ट वैल्यू डालनी है तो वो डिफॉल्ट वैल्यू डाल के हम उसको बता सकते हैं कि तुमने किसी भी यूजर को, इंशाल्लाह हम लोग ना नेक्स्ट सेशन में जो प्रोजेक्ट करने वाले हैं, वो मैं ये सोच रहा हूँ कि वो मैं ऐसे ही डायनेमिक, जैसा आप लोगों ने, जैसा आप लोग किसी रेस्टोरेंट वगैरह भी जाते होंगे तो आप लोग ऐप के थ्रू ऑर्डर करते होंगे या किसी तरह ऑर्डर करते होंगे, आप नहीं करते होंगे तो वो जिसको आप ऑर्डर प्लेस करवा रहे हो वो तो कुछ ना कुछ करता होगा ऐप के थ्रू। तो वो फिर अंदर किचन में ऑर्डर उनके सामने आ जाता होगा, क्योंकि अब तो ऑटोमेटिक हो गई है ना। अब ये थोड़ी है कि आप उसको दोगे वो फिर अंदर जाएगा। वो तो देसी होटल में ऐसा होता है कि आप ऑर्डर देते हो तो वो जाता है, वो कहता है यार भाई ये वाला ऑर्डर। लेकिन अगर आप देखो जो बड़े बड़े आपकी रेस्टोरेंट है, फूड चेन है, उधर आप जाते हो तो वो सारा सिस्टम में ही आपका एंटर कर रहे होता है, अच्छा ये चाहिए। अच्छा, अब तो ये भी सिस्टम आ गया कि आपने उनको भी बताने की जरूरत नहीं होती। आप खुद जाओ, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि अब ये कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, तो आप जाओ तो आप जब
उन्होंने पूरे पूरे आपके लिए सिस्टम बना के रखे, तो आप खुद ही अपना देखते हैं कि ये मील चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो कहता है ऐड टू द कार्ट, कार्ट पे ऐड करते हैं, वो कहता है ओके, फिर आप सबमिट करते हैं, फाइनल करते हैं, आपको एक रिसीट मिलती है, बस आपने वो रिसीट जाके उनको देनी होती है जो सामने काउंटर पे खड़े होते हैं, और आपका ऑर्डर प्लेस होता है। उससे पहले क्या हो रहा था, अगर आप इससे थोड़ा पीछे चले जाए, तो ये चीजें अवेलेबल नहीं थी कि आपके सामने ही चीजें हो, आप उन लाइन में खड़े होते थे, लाइन में खड़े होकर आप उनको कहते थे भाई मुझे, अच्छा पीछे आपके स्क्रीन लगी हुई होती थी उनके पीछे, आप कहते थे भाई मुझे फला मील चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, या मेन्यू सामने रखा होता तो आप उससे कहते थे, वो खुद ही एंटर करते थे और आपका एक बिल जनरेट होता था। वो बिल क्या था, वो बिल फिर किचन में भी चले जाता था, किचन साइड। उससे पहले क्या होता था, उससे पहले ये तमाम सिस्टम नहीं थे, और आपका क्या था, एक देसी स्टाइल था। देसी स्टाइल ये था कि आप काउंटर पे जाओ या कहीं पे भी जाओ, आप उनको कहते थे मुझे फला फला चाहिए, फिर वो बंदा जो है वो किचन में जाता था, और किचन में जाके आपका ऑर्डर प्लेस होता था। तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि इन फंक्शंस को लेकर ये सारे काम कैसे हो रहे हैं बैक एंड पे, जो मैंने अभी एग्जांपल दी, तो ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको ये तमाम चीजें, बल्कि ये 10 सेशन और +9 लास्ट सेशन भरपूर तरीके से आने चाहिए। और ये मैं समझता हूँ कि जो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा, वो हो सकता है 2 सेशन में चले जाए, लेकिन आप लोगों ने बड़ा ना वो हो जाएगा कि आप लोगों को एक अच्छा आइडिया हो जाएगा कि ये पीछे बैकएंड पे ये कैसे काम कर रहे होते हैं, ये इतने बड़े जो रेस्टोरेंट हैं या फूड चेन्स हैं, ये कैसे काम कर रही है। तो हम इसका एक कर रहे हैं, हम ऐप तो नहीं बनाएंगे जिसमें GUI नजर आ रहा है, आपको तमाम पिक्चर्स भी नजर आ रही होती है कि भाई आपका मील होगा तो वो कैसा नजर आ रहा होगा, लेकिन हम ये देख लेंगे कि हम कैसे प्लेस कर, कैसे जाता है, कैसे डिजाइनिंग होती है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे करके भी देख लेंगे, ठीक है। इसके लिए फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं पैरामीटर की तरफ, या आर्ग्यूमेंट्स की तरफ आते हैं। पैरामीटर तो हम समझ गए कि पैरामीटर, हर वो चीज जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो वो पैरामीटर कहलाता है, ठीक है। और हर वो आइटम या वो एलिमेंट जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो पैरामीटर के अगेंस्ट जो वैल्यू पास की जाती है वो आपका क्या होगा, आर्ग्यूमेंट। इसकी एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको ये पैरामीटर और ये क्लियर हो जाए, क्योंकि जब हम लोग लास्ट क्लास नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस तरह की ऐप, ऐप तो नहीं कहूंगा मैं, इस तरह की हम डिजाइनिंग करेंगे, कोडिंग है, ये कैसे जा रहा होता है, कैसे ऑर्डर प्लेस हो रहे होते हैं, क्योंकि जब तक हम रियल वर्ल्ड से अपने आप को कनेक्ट नहीं करेंगे ना, तो हम लोग काम करना नहीं सीख सकते। तो उसके लिए ये तमाम चीजें पता होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर एक छोटा सा फंक्शन बनाता हूँ डेफ, और मैं एक फंक्शन का नाम लिखता हूँ ऐड। क्या लिखता हूँ, ये एडिशन। समझ आ रहा है, ये क्या काम करेगा आप बताएं, ऐड करेगा, एडिशन करेगा। तो फंक्शन का नेम शुड बी वेरी रेलिवेंट टू योर प्रोसेस। फंक्शन का मतलब ही प्रोसेस होता है। फंक्शन तो आपकी कंपनी क्या फंक्शन करती है, आपकी कंपनी क्या काम करती है, तो फंक्शन का मतलब भी प्रोसेस। मैंने कहा मैं ए दूंगा और बी दूंगा, क्या दूंगा, ए और बी दूंगा। तो ये मेरा हेडर कंप्लीट हो गया, ये मेरा हेडर कंप्लीट हो गया। बॉडी में क्या करना है, मैं कर दूंगा कि मेरे पास ऐड होके क्या आएगा, तो मैं क्या, A+B आएगा, A+B होगा, और रिटर्न क्या करवाना है मैंने, ऐड, ऐड रिटर्न करवाऊंगा ना। अब देखें, अब मैं एडिशन को कॉल करूंगा, इनपुट और आउटपुट तो नजर आता है, बीच का प्रोसेस कभी भी नजर नहीं आता। जैसे आपने मैक्स का फंक्शन अभी यूज किया तो आपको नहीं पता चला उसने किया क्या, तो मैंने आपको समझाया उसने क्या किया होगा। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 59 प्लस 11 कितना होगा, 70, 70 होगा ना। तो ये क्या करेगा, ये ए ये 59 को किसके साथ एसोसिएट करेगा, ए के साथ, और 11 को किसके साथ एसोसिएट कर रहा होगा, बी के साथ। तो A+B क्या आ जाएगा, जो भी आएगा वो ऐड के अंदर सेव होगा, और रिटर्न आपको क्या करना होगा, ऐड। आपको पता नहीं चल रहा, आप कह रहे हैं अच्छा भाई, अच्छा सॉरी कॉमा नहीं लगा, मैंने यहीं पे प्लस करने की कोशिश करी। तो क्या हुआ मेरा, 59, 11 प्रोसेस हुआ और आपको आंसर। तो यहाँ पे ए और बी क्या है, ए एंड बी आर पैरामीटर्स, आर पैरामीटर्स। ये बात समझ आ गई। लेकिन यहाँ पे जो 59 एंड 11 क्या है यहाँ पे, आर्ग्यूमेंट्स। तो आपको ये तो पता चल गया कि जब आप फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन बनाते वक्त जो चीज डिफाइन कर रहे होते हैं ब्रैकेट के अंदर, उसको हम पैरामीटर कहते हैं। मल्टीपल पैरामीटर्स हो सकते हैं, अभी हमने 2 पैरामीटर्स का यूज किया, आप 10 पैरामीटर का यूज कर लें, 20 पैरामीटर का यूज कर लें, जितनी आपकी जरूरत है आप यूज करें।
और उसके अगेंस्ट जो आप वैल्यू पास करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, आर्ग्यूमेंट। टेक्निकली ये बात है, लेकिन मैंने लोगों को बहुत मिस्टेक करते हुए देखी है। वो कहते हैं ये पैरामीटर है, मतलब दोनों को पैरामीटर कह देते हैं या दोनों को ही आर्ग्यूमेंट्स कह देते हैं, लेकिन एक्चुअली ये नहीं है। पैरामीटर की डेफिनेशन ये है और आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन ये। लेकिन इधर हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आते हैं। व्हाई यू गाइस सेड कि 59 इज एसोसिएट विद ए एंड 11 इज एसोसिएट विद बी, ये बात आप लोगों ने क्यों कही? क्योंकि आप लोगों ने देख लिया कि ए कहा हुआ है, तो ए ये हो गया, और 11 बाद में लिखा है तो वो रिलेट कर रहा है। जब आप पैरामीटर के अगेंस्ट वैल्यू पास कर देते हैं, जब पैरामीटर के अगेंस्ट वैल्यू पास करते हैं, तो ऐसे आर्ग्यूमेंट्स को हम कहते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। क्या कहते हैं हम लोग? पोजिशनल। पोजिशनल से पता भी चल रहा है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ये आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकता है, एस लिख देता हूँ ब्रैकेट में। आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है, और अगर मल्टीपल पैरामीटर है तो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट भी होंगे। तो आपका ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। लेकिन हमेशा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट नहीं होता, एक और भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, क्योंकि जनरली तो हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। आर्ग्यूमेंट की फर्दर टाइप्स कितनी? दो हैं। आर्ग्यूमेंट्स की फर्दर टाइप्स कितनी होती है? पहली होती है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, जो मैंने आपको बता दिया। आर्ग्यूमेंट, इधर भी मैं ब्रैकेट में ऐसे लिख देता हूँ, तो सिंगल आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट। और जो दूसरी इसका पॉइंट कहलाता है वो या तो कहलाता है नेम्ड आर्ग्यूमेंट, एस, या हम इसको कभी कभी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? दोनों बात एक ही। नेम्ड आर्ग्यूमेंट क्या है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट बोले बात। तो ये आपके आर्ग्यूमेंट्स की दो टाइप्स हो गई। एक आपका हो गया पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, और एक हो गया आपका नेम्ड आर्ग्यूमेंट। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट और नेम आर्ग्यूमेंट में क्या डिफरेंस है, एक फॉर्मूला करके बता देता हूँ दोबारा। अब मैं सब्सट्रैक्शन का बता देता हूँ। सब्सट्रैक्शन कैसे होती है भाई? सब्सट्रैक्शन, और मैंने लिख दिया a माइनस बी, और यहाँ पे मैंने लिख दिया एस यू बी लिख देते हैं, और एस यू बी को रिटर्न करवा लेते हैं। ये हमारा था हेडर। ये हमारा क्या कहलाता है? पार्ट हेडर्स का। और ये वाला हमारा पार्ट क्या कहला, ये हमारी पार्ट क्या कहलाता है? रिटर्न से पहले सारी चीजें क्या कहलाएंगी? बॉडी कहलाएगी। तो ये आपकी हो गई बॉडी, और ये फाइनली आपका कौन सी स्टेटमेंट कहलाता है? अच्छा मुझे बताएं, बॉडी में कितनी लाइंस होनी चाहिए? यस, बॉडी डिपेंड करती है आपके, आप रिजल्ट क्या चाहते हो तो उतनी लाइंस आप लिखोगे। तो यहाँ पे आपको सिंगल लाइन है, लेकिन ये नहीं है। हाँ, ज्यादातर हमारे पास जो हेडर होता है वो, ज्यादातर के हेडर इज ऑलवेज वन। रिटर्न स्टेटमेंट भी मल्टीपल हो सकती है, रिटर्न स्टेटमेंट भी मल्टीपल हो सकती है, लेकिन यहाँ पे अभी हमारे पास सिंगल है, तो इसको हम कहते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। तो तीन पार्टी होते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। अब अगर मैं सब्सट्रैक्शन करूंगा, वही वाला काम, 59 एंड 11, आंसर क्या आएगा? 48, 48, तो 48 आ गया। अब क्या आंसर आएगा? अब क्या आंसर आएगा? माइनस में आंसर आएगा, क्योंकि आपने 59 को नेगेटिव में लिया हुआ है, 11 को आपने पॉजिटिव। क्योंकि देखिए ना, अगर ए के साथ साइन देखें तो प्लस की साइन है, और बी के साथ साइन देखें तो किसकी साइन है? माइनस की साइन है। तो पॉजिटिव 11, नेगेटिव 59, तो कितना बना भाई हमारा? तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट को जरा देख के इस्तेमाल कीजिएगा, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट को देखिए। लेकिन नेम्ड आर्ग्यूमेंट कैसे होते हैं मैं आपको बता दूं। नेम आर्ग्यूमेंट ये होते हैं कि आप नेम डिफाइन करते हो। नेम क्या डिफाइन करते हो? आप जब फंक्शन कॉल करते हो ना, तो आप कहते हो ये ए था, आप क्या कहते हो? ये ए था। और आप क्या कहते हो? ये बी था। तो आपने क्या कह दिया? नेम कर दिया आर्ग्यूमेंट। और नेम कहां से आप फॉलो कर रहे हो? पैरामीटर से फॉलो करोगे, अपनी तरफ से नेमिंग देने की जरूरत नहीं है। जो पैरामीटर में आपने नाम दिए थे वही फॉलो करोगे। तो आपने कह दिया ए 59 एंड बी इज 11, आंसर क्या आएगा माइनस करने के बाद? 48। और नेम्ड आर्ग्यूमेंट या कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का फायदा ये है, इसको आप आगे पीछे कर सकते हो, इसका पोजीशन से कोई ताल्लुक नहीं। आपने कहा बी, आपने बी पहले लिख दिया, आपने बी पहले लिख दिया,
ए बाद में लिख दिया, आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? 48 ही आएगा ना, क्योंकि इसको पता है कि बी आप किसको कह रहे हो और बी की ट्रीटमेंट क्या थी फंक्शन के अंदर, और आप ए किसको कह रहे हो उसकी ट्रीटमेंट क्या थी फंक्शन के अंदर। तो स्टिल गिव, अब ये आपको आंसर ये वाला नहीं देगा। आप कह रहे हो ना 11 पहले लिख दिया 59, लेकिन आपने कीवर्ड दिया हुआ है यानी कि नेम दिया हुआ है, तो स्टिल फॉलो द प्रोसेस, और प्रोसेस में ये था कि ए माइनस बी था। क्या था? ए माइनस बी। तो अभी भी ये क्या करेगा? ए माइनस बी। पोजीशन मैटर नहीं करती, पोजीशन मैटर नहीं करती। जब आप कीवर्ड या नेम आर्गुमेंट देते हो तो उसमें पोजीशन मैटर नहीं करती, आप कुछ भी कहाँ भी लिख दो, उसको पता है कि आप क्या लिख रहे हो। तो लेकिन जब भी 48 ही आएगा। तो नेम्ड आर्गुमेंट का फायदा ये होता है कि जब आप नेमिंग करते हो तो वो फॉलो प्रोसेस को करता है, जब आप पोजीशन करते हो तो वो पोजीशन को फॉलो करता है और उसके साथ खुद ही असाइन करता है। लेकिन पोजीशन आर्गुमेंट का फायदा ये है कि आपका टाइम जाता है, आपको लेस कोडिंग करनी पड़ती है, लेस टाइम लिखना पड़ता है। और लेकिन एरर आने के फिर चांसेस हो सकते हैं, रिजल्ट मैनिपुलेट होने के चांसेस हो सकते हैं, ये तमाम चांसेस आपके हो सकते हैं। तो इन सच केसेस आपने क्या करना होता है? आप नेम आर्गुमेंट यूज कर सकते हो, और नेम आर्गुमेंट का सेकंड नाम क्या है? कीवर्ड आर्गुमेंट। और कीवर्ड कहाँ से हमने उठाया? कीवर्ड हमने उठाया डिक्शनरी से ही, की वैल्यू पेयर। ये क्या कर रहा होता है? पेयर बना रहा होता है। ये क्या कर रहा होता है? आपका पेयर बना होता है। तो आए जरा मैं आपको पेयर बनाने की एग्जांपल देता हूँ। डिक्शनरी आपने इस तरह तो बनाई होगी, डिक्शनरी आपने ऐसे तो बनाई होगी। मैं आपको डिक्शनरी एक और तरीके से बनाना चाहता हूँ, मेरे ख्याल में आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो ये एक्चुअली क्या काम कर रहा है? की वैल्यू का काम कर रहा था। ये किसका काम कर रहा था? की वैल्यू का। देखें, डिक्शनरी का आप ऐसे भी बना सकते हैं, डी आई सी टी लिखें, ब्रैकेट लिखें, और ब्रैकेट में आप लिखते हैं ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू। तो देखें ये इसने क्या कर दिया, आप इसको क्या दे रहे हो? कीवर्ड दे रहे हो, ये फिर भी आपको क्या बना के दे रहा है? की वैल्यू पेयर बना के दे रहा है। तो एक्चुअली क्या कर रहा होता है बैकएंड पे, जब आप नेम आर्गुमेंट या कीवर्ड आर्गुमेंट यूज करते हो तो ये पेयरिंग कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? ये पेयरिंग कर रहा होता है। यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों की? कोई ऐसी चीज, एक मिनट रुकिएगा, जो आप लोगों को समझ नहीं आई हो? अच्छा, एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है डिफॉल्ट आर्गुमेंट का। किसका कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास? डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डिफॉल्ट आर्गुमेंट। अब आर्ग्यूमेंट मेरे ख्याल में बताने की जरूरत नहीं, जब भी आर्ग्यूमेंट आप लोगों के फौरन अलर्ट हो जाएंगे एंटीना से, यार आर्ग्यूमेंट तो मैं समझता हूँ या समझती हूँ। तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब होगा? आर्ग्यूमेंट का मतलब तो ये होगा कोई वैल्यू पास कर रहे होंगे। आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब होगा? कोई डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब? डिफॉल्ट का मतलब ये होगा कि जब हम पैरामीटर डिफाइन कर रहे होंगे उस वक्त की वैल्यू पास कर देंगे, तो वो वैल्यू हम अपना फंक्शन डिफाइन करते वक्त जो पास कर रहे हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट होते हैं। क्योंकि वैल्यू पास कर रहे हैं तो वैल्यू पास करने को हम हमेशा आर्ग्यूमेंट कहते हैं, और वैल्यू हम लोग ज्यादातर फंक्शन को कॉल करते वक्त पास करते हैं। लेकिन अगर मैं फंक्शन को बनाते वक्त भी वैल्यू पास करूँ तो वो भी आर्ग्यूमेंट है, लेकिन वो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट किस तरह? मैंने कहा कि मेरा टेक्स्ट कैलकुलेशन का मैं फंक्शन बनाता हूँ, टेक्स्ट कैलकुलेशन का, ठीक है। और इसमें मैंने कहा एक सैलरी आएगी मेरी, क्या आएगी मेरी? तो ये हो गया पैरामीटर, और दूसरा मेरा होगा कि टेक्स्ट होगा। और आपने क्या किया, ये क्या होगा? अगर मेरा टेक्स्ट वैल्यू काउंट कर, टेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैंने क्या देना पड़ेगा? टेक्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू सैलरी मल्टीप्लाई बाय टेक्स्ट रेट। इसको टेक्स्ट रेट कर देते हैं। तो क्या कर देते हैं हम लोग? टेक्स्ट रेट कर देते हैं। तो मेरे पास टेक्स्ट की वैल्यू आएगी, और रिटर्न क्या होगा यहाँ पे? टेक्स्ट वैल्यू। यहाँ पे कोई चीज आपको आर्ग्यूमेंट पहले से पास होता हुआ नजर आ रहा है? कोई पहले से पास होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं। आप क्या करोगे? जब भी कॉल करोगे आप कहोगे मेरी सैलरी है, लेट्स सपोज 100,000, 1 लाख रुपए मेरी सैलरी है, और मेरा जो टैक्स रेट है वो है 0.05, 0.05 यानी कि 5% टैक्स है मेरा। तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा 5,000 टैक्स आएगा, मुझे टैक्स इतना पे करना है। लेकिन अगर मैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट पास कर दूं यहाँ पे, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है? कि मैं पहले से कह दूं कि मेरा तो टैक्स रेट 0.05 है। जब आपका इसको क्या कहेंगे आप, हम लोग डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। इसको हम लोग क्या कहेंगे? आर्ग्यूमेंट क्यों कह रहा हूँ? आर्ग्यूमेंट का मतलब ही वैल्यू पास करना होता है, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पास की भी है। और यहाँ पे हमारा वैल्यू पैरामीटर के, जब हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं जब पास कर रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट।
सैलरी की वैल्यू भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये मेरा हो गया डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। जब भी आप डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, सैलरी मेरी 100,000 है। अब यहाँ पे क्या पास करूं मैं? यहाँ पे अगर मैं कुछ ना भी पास करूं तो वो डिफॉल्ट वैल्यू को लेगा। देखें, अगर मैं एडिशन का फंक्शन दोबारा से करूं, क्या नाम था, एडिशन था, अगर मैं इसको 11 दूं और दूसरा ना दूं तो ये क्या कहेगा? ये क्या देगा? ये कहेगा कि दो पोजिशनल आपने आर्ग्यूमेंट डिफाइन किए थे, इधर तो आपने एक ही पास किया। ये देखें, नाराज हो गया। क्या कह रहा है? मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। क्या कह रहा है? कि एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट आपने मिस कर दिया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे करूंगा और यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट पास करने चाहिए मुझे, क्योंकि पैरामीटर दो डिफाइन किए थे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 100,000 पास कर दूं, तो क्या ये मुझे कि वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, मिसिंग वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, ये क्या करेगा? अगर इफ यू हैव गिवन अ डिफॉल्ट वैल्यू, इट विल टेक द डिफॉल्ट वैल्यू। तो ये क्या करेगा? आपको 5,000, क्योंकि आपने डिफॉल्ट वैल्यू लिया और टोटल पैरामीटर आपने कितने डिफाइन किए हुए थे? दो। तो ये क्या कर रहा है? दो वैल्यू को आपको रिटर्न करके दे रहा है। एक मेथड को मैं जरा देख लूं कि इसमें ये उठा नहीं रहा फंक्शन में, तो मैं एनीवे लेकिन क्या अगर मेरा रेट कल को चेंज हो जाता है, 5% से 5.5% हो सकता है या 6% हो सकता है, गवर्नमेंट आपका रेट बढ़ा देती है, तो क्या करेंगे? अब ये फंक्शन तो आपने लिख लिया, तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को क्या करेंगे आप? डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट इज समथिंग दैट इज नॉट रिटन ऑन द स्टोन। ये ऐसा कुछ नहीं है कि जो पत्थर पे लिख दिया तो आप मिट ही नहीं सकता। अगर आपका रेट कल को 6% हो जाए और आपने डिफॉल्ट रेट अभी करूंगा तो क्या आंसर आएगा? अगर अभी रन कर दिया तो क्या आंसर आएगा? 5,000। लेकिन मेरा रेट तो 6% हो गया है, तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का मतलब है दैट यू कैन ओवरराइड। आप क्या कर सकते हो उसको? फिर आप बताओगे नहीं भाई मेरा तो 6 हो गया, क्या हो गया है? अब किसको फॉलो करेगा ये, डिफॉल्ट को या आपके न्यू को? आप न्यू को फॉलो करें। तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का मतलब ये है कि दिस इज नॉट समथिंग रिटन ऑन द स्टोन दैट कुड बी चेंज। लेकिन अगर इफ यू थिंक कि यार कोई चीज ऐसे मुसलसल मुझे यही यूज करनी पड़ रही है, बार बार मुझे यही यूज करना पड़ रहा है, क्या कर सकते हो? डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। अब देखेंगे आपको मेरे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को ओवरराइड करके इसने नया आर्ग्यूमेंट जो है वो उसने एसोसिएट किया किसके साथ? टैक्स रेट के साथ, और उसने वही टैक्स रेट अप्लाई करके दिया। तो हम लोग डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट भी यूज कर सकते हैं अगर कोई चीज हमारी बहुत ज्यादा सेम सेम वैल्यू जो है वो मुसलसल यूज होती है किसी भी काम में। हो सकता है कि आपके बेशुमार काम ऐसे हो, बेशुमार एक्सपेरिमेंट ऐसे हो, बेशुमार मेथड ऐसे हो जिसमें आपने एक ही वैल्यू को लेके दूसरी चीजों पे अप्लाई करना है, तो आप उसको फिक्स कर सकते हैं यूजिंग अ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। और डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट आप क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? आप डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को ओवरराइड कर सकते हैं। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट। क्या है मल्टीपल रिटर्न? अभी तक तो आप लोग देख रहे होंगे रिटर्न एक ही मरतबा आ रहा था। तो क्या रिटर्न एक ही मरतबा आएगा? जरूरी नहीं है कि रिटर्न एक मरतबा आया, रिटर्न कुड कम इन मल्टीपल टाइम। आइए जरा देखते हैं कैसे। परसेंटेज का नहीं, ऐसे वर्ड। तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? हमें इस पे मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट में चलते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा ये है, और मैं चाह रहा हूँ कि ये आज कंप्लीट हो तो नेक्स्ट क्लास में हमारा प्रोजेक्ट हो, और जो प्रोजेक्ट हम लोगों ने डिस्कस किया इसी के सिनेरियो कोशिश करेंगे कि बनाए, ताकि आपको ये पता चले कि पीछे भी क्या काम हो रहा है, पीछे भी वही काम हो रहा है जो हम लोग करते हैं। और जब आपको रियल लाइफ से एसोसिएशन मिलेगी ना, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो चुका होगा। मल्टीपल रिटर्न, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ डेफ, जो ऐड भी करेगा सब्सट्रैक्ट भी करेगा, आपकी मर्जी है। और मैं करता हूँ A, B, A, B करता हूँ, और मैं कर देता हूँ एडिशन भी बना देता हूँ, एडिशन भी बना देता हूँ, तो वो A+B करेगा। और सब्सट्रैक्शन भी बना देता हूँ, वो क्या करेगा? A-B करेगा। ये मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ क्योंकि जितने भी मुश्किल कॉन्सेप्ट है मैं आपको वो फंक्शन बना के सिखा चुका हूँ। अब मेरा काम ये है कि मैं आपको आसान फंक्शन पे कॉन्सेप्ट बता सकूँ।
क्योंकि फंक्शन हमने बड़े डायनेमिक बना के चेक कर लिए कि किस तरह काम हो रहा है। अब डायनेमिक बनाने का हमारा पर्पज, रिटर्न क्या करवाऊंगा मैं इसमें, मैं ये चाहता हूँ कि क्लाइंट बताए कि एडिशन रिटर्न करना है। क्लाइंट क्लाइंट की मर्जी ना भाई, क्लाइंट कर को कह दे कि भाई मुझे ये ऑर्डर तो नहीं चाहिए, मुझे दूसरा ऑर्डर चाहिए, तो कैंसिल का ऑप्शन देखा आपने कभी, बैक ऑप्शन देखा है कभी आपने, तो वो पूरी ऐप में लिखा होता है बैक कर लें, ये कर लें। आप लोगों ने भी तो ई कॉमर्स वेबसाइट पर, मैं किसका नाम नहीं लेना चाहता, जनरली ई कॉमर्स वेबसाइट पे आपने शॉपिंग की होगी, ऑनलाइन शॉपिंग मंगवाते होंगे, फूड सॉरी फूड ऐप पे जाके आप लोग बहुत चीजों को मंगवाते होंगे, ऐसा ही है ना। तो क्या करते हैं, एक मतलब ऑर्डर प्लेस कर दिया तो बस, गलती तो माफी नहीं, तो आपके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल। हमने एक ऐसा फंक्शन बनाया बड़ा डायनेमिक है, एडिशन और डिलीशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों रिटर्न कर सकता है, ऑन योर चॉइस, ऑन योर चॉइस। तो क्या करेंगे, लेट सपोज मैं यहाँ पे, अच्छा अभी मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे करूँ, मैं क्या रिटर्न करूँ, क्या रिटर्न करूँ, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, मैं जाता हूँ नीचे, ये एक इनकम्प्लीट फंक्शन है हमारा, मैं चाहता हूँ नीचे, और मैंने यहाँ पे लिखा बाय डिफॉल्ट मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट मैं ऑप्शन दे रहा हूँ कि वो किसको रिटर्न करे, एडिशन को रिटर्न करे। तो मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल देता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं डाल देता हूँ आ, आ, मैं डाल देता हूँ लेट सपोज एडिशन इज इक्वल टू ट्रू। ट्रू का क्या मतलब है, बाय डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, ट्रू। और मैं ये कैलकुलेशन तो दोनों करेगा ना, मेरा फंक्शन तो मैं कहूंगा इफ एडिशन, इसका क्या मतलब है, एडिशन की जगह पे क्या आ रहा होगा, ट्रू। तो मैं ये लिखूंगा इफ ट्रू, जब भी इफ ट्रू होगा तो रिजल्ट क्या देगा, रिटर्न क्या करना आपने, एड को रिटर्न कर देना। तो बाय डिफॉल्ट मेरा क्या रिटर्न हुआ करेगा, डिफॉल्ट एडिशन, और एल्स, एल्स क्या रिटर्न करना है आपने, सब, सबट्रैक्शन यानी कि। अब देखें मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट देने की जरूरत है मुझे, अगर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैं अभी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको पोजिशनल भी पता है, आपको की मैं कह देता हूँ 59,21, क्या रिटर्न करेगा, माइनस में आंसर आएगा, मतलब एडिशन करके बड़ी वैल्यू देगा, 59 प्लस 21 वैल्यू देगा, या 59 माइनस 21 वैल्यू देगा, ये कैसे पता चला आपको ऐड करेगा, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू क्या है मेरी, एडिशन है, तो सबसे पहले यही हो जाएगी। अच्छा ये याद रखेगा, जब भी रिटर्न स्टेटमेंट कॉल होती है फंक्शन स्टॉप हो जाता है, तो फंक्शन दोबारा कुछ नहीं करेगा, वो फंक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फंक्शन स्टॉप। तो यहाँ पे कहाँ पे जाके स्टॉप हो रहा है, मैंने रिटर्न तो दो चीजें करवाई हैं, ये 80 पे क्यों हो रहा है, क्योंकि वो किसको फॉलो कर रहा है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अपना आर्ग्यूमेंट फॉल्स कर दूं, अब क्या होगा, अब ये वाली स्टेटमेंट तो क्या होगी, इफ फॉल्स, इफ फॉल्स में तो नीचे वाली बॉडी चलती नहीं है, इफ एंड एल्स स्टेटमेंट याद है आप लोग, इफ की बॉडी कब चलेगी, जब वो ट्रू होगी। तो जब आपने एडिशन की जगह पे आप क्या डाल रहे हो, पोजीशन में, अच्छा आप चाहो तो यहाँ पे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट भी कर सकते, अभी कीवर्ड भी करके, तो क्या रिटर्न होने वाला है, 59 - 21, कोई छोटा ही आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा आपका, 38, 38 आएगा, 38। तो आपने मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया विद द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, विद द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। अगर यही चीज मैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के थ्रू करूं तो कैसे कर सकता था, ए इज इक्वल टू 59, बल्कि ऐसे नहीं करते, एक काम करते हैं, इसको उठाते हैं पहले, क्योंकि मुझे एक बात का तो पता है, वो क्या है, ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है मेरी, जी एडिशन को सर आ मैंने रही क्या है। कर दिया, एडिशन को मैंने कर दिया फॉल्स, थैंक यू, ए को कर दिया मैंने 59 और बी को कर दिया मैंने 21। तो पोजीशन आगे पीछे करने से, जब नेम्ड आर्ग्यूमेंट या कीवर्ड आर्ग्यूमेंट करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, जब भी आंसर क्या आएगा 48। और ये कॉमा क्या है, कॉमा का कोई सेंस नहीं है, बस अगर कुछ डालेंगे तो जब भी वो सोचेगा कि मुझे एरर देने के, क्या अभी कोई सेंस नहीं है, तो ये 38 दे रहा है। तो आप ये भी कर सकते हैं। अच्छा एक काम और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप पोजिशनल एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट दोनों मिक्स करके यूज करना चाहते हैं, पोजिशनल हो सकता है ना, कभी दिल करे यार मैं पोजिशनल और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट दोनों यूज करूं, तो हमेशा पहले पोजिशनल आर्ग्यूमेंट आएगा,
मिसाल के तौर पे आपने लिखा यूं 59, फिर आपने लिखा एडिशन इज इक्वल टू फॉल्स, और आपने लिखा डी इज इक्वल टू 21। तो पोजिशनल आर्गुमेंट अगर आप मिक्स मैच करना चाहते हैं तो हमेशा पहले पोजिशनल आर्गुमेंट पास हो। आप ये नहीं कर सकते कि आप एडिशन लिख दे फॉल्स, डी इज इक्वल टू लिख दे 21 और उससे कहते हैं 59 तुम खुद ही सोच लेना। आप ये नहीं कह सकते कि एडिशन इज इक्वल टू फॉल्स, डी इज इक्वल टू 21, जो बाकी बचा वो तो तुम्हें पता है। आपने क्या करना पड़ेगा, जो बाकी बचा है उसको पहले, जो पोजिशनल आर्गुमेंट है उनको आपने पहले डिफाइन करना पड़ेगा और कीवर्ड आर्गुमेंट आपने दोबारा डिफाइन करने पड़ेंगे। तो देखिए ये आ गया। अगर लेट सपोज इसको मैं उलट कर दूं, मतलब वाइस वर्सा तो नहीं कह सकते, लेकिन क्या कह रहा है, अगर मैं यहाँ से हटा के 59 यहाँ पे डाल दूं तो क्या कह रहा है, तो क्या कह रहा है, एरर पढ़ लें आप, जो मैंने आपको उर्दू में बताया था थोड़ी देर पहले। अब ये क्या कह रहा है, पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलो कीवर्ड आर्गुमेंट। मेरा अल्फाज नहीं है, इसका एरर खुद कहता है कि पोजिशनल आर्गुमेंट आपने पहले देने। क्या कह रहा है ये, पोजिशनल आर्गुमेंट आपने पहले देने, कीवर्ड आर्गुमेंट आप बाद में दोगे। मुझ पे मत छोड़ोगे, मैं डिसाइड करूं। क्या कह रहे हैं कि डू नॉट लेट मी, कि मैं डिसाइड करूं समथिंग। आपने पोजिशनल आर्गुमेंट पहले देंगे अगर आप मिक्स मैच करना है, और अगर नहीं करना चाहते सबको कीवर्ड आर्गुमेंट कर दें या सबको ही पोजिशनल आर्गुमेंट कर दें, या आप मिक्स भी कर सकते हैं। तो हमें क्या मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट समझ आ गई कि हम जब चाहे आर्गुमेंट लेके करके कर सकते हैं, और हम तो इनपुट लेके भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इनपुट लेके भी, कि व्हाट डू यू वांट, एडिशन और डिलीशन, तो वो भी हम कर सकते हैं। कोई बताएगा कैसे करेंगे, इनपुट कमांड के थ्रू कर सकते हैं। ये मैं नहीं करवा रहा क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट होगा ना उसमें तमाम चीजें कवर होगा। काम चीजें एज है, मल्टीपल, हाँ वैल्यूज भी मल्टीपल रिटर्न। अच्छा चले एक और कॉन्सेप्ट, आपका नाम क्या है, समीर का एक कॉन्सेप्ट है कि क्या, अभी तो सिंगल सिंगल वैल्यू रिटर्न हो रही है ना, मल्टीपल रिटर्न है लेकिन वैल्यू एक ही आ रही है, या तो एडिशन की आती है या डिलीशन की आ रही है। इज देयर एनी वे कैन वी रिटर्न अ मल्टीपल वैल्यू। तो आए जरा मल्टीपल वैल्यू का ही कॉन्सेप्ट पढ़ लेते, रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज। जब भी काम कर लेगा, कॉमे का कोई सेंस नहीं है ना, कॉमे का मतलब है कोई वैल्यू आप डाल सकते हैं, लेकिन वो एरर दे देगा अगर आपने डाल दी तो, क्योंकि वो तीन ही आर्ग्यूमेंट्स ले सकता है, क्योंकि आपने पैरामीटर तीन डिफाइन किए हैं। अगर आप फोर्थ वैल्यू डालोगे तो क्या करेगा वो, और वो आपको वो दे देगा, क्या कहते हैं, मल्टीपल वैल्यूज को आप कैसे रिटर्न करवा सकते हो। आई वांट के भाई एडिशन और डिलीशन दोनों ही आ जाए मेरे पास। मेरे पास एडिशन और डिलीशन यानी कि ये फंक्शन जो है, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों से एडवाइस लें और लोग कहें, मेरा तो फंक्शन ये है कि वो आपको फैसिलिटेट करता है, वो आपको वो आपको रेट्स बताता है डिफरेंट डिफरेंट एयरलाइन का, सबके रेट्स बता दे वो। आप ही कह रहे हैं कि भाई मुझे फला एयरलाइन का जो है वो रेट बताएं, मुझे फला का बताएं। अगर मुझे मल्टीपल वैल्यूज चाहिए तो कैसे करूंगा, सिंपल है, आप ये हटा ही दें, क्योंकि इतनी मल्टीपल रिटर्न की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपको मल्टीपल चाहिए। तो आप क्या करेंगे, रिटर्न एड कॉमा, कॉमा लगाते जाएं मल्टीपल वैल्यूज को लेकर। लेकिन आपको याद होगा मैंने कहा था जब कॉमा लगाते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, जब मल्टीपल वैल्यूज में अभी किया भी था, वन और टू को एक के साथ टप्पल क्या आता है। तो इसका जब ये रिटर्न होगा तो टप्पल के अंदर ही आगे सेव होगा ना। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मेरा जो ये रिटर्न करेगा, मेरा जो ये फंक्शन रिटर्न करेगा, अब ये एडिशन टू लगाने की जरूरत नहीं है आपको, चले लगा हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता, एडिशन लगाने का कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, इसका हमने इस्तेमाल भी किया, चले लगा रहना देते हैं, हम तो वैसे भी दो ही वैल्यू डालेंगे। 59, 59 एंड 11, तो आपको क्या आंसर देगा, 70 भी आंसर देगा और 48 भी आंसर देगा, लेकिन कैसे, टप्पल में आंसर देगा। और टप्पल को हम अनरैप कर सकते हैं नहीं, ये क्या किया ये मैंने, सॉरी रन नहीं किया, लेकिन मुझे तो अलग अलग आंसर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा मेरे दोस्तों, इसको असाइन करूंगा दो चीजों के साथ, और एक का नाम मैं रखूंगा ऐड
ऐड मैंने कहीं यूज किया है, पता नहीं क्या। सब इज इक्वल टू दिस। अब ऐड के अंदर क्या सेव हो जाएगा, 70, और सब के अंदर क्या सेव हो जाएगा, 48। अब मुझे टपल टपल तो मिल रहा है, लेकिन टपल को मैंने क्या किया हुआ है, अनरैप किया हुआ है। वो याद है ना कौन सा जो अभी पीछे करके आया। तो अब अगर आप ऐड करोगे तो आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप एज में जो बात कर रहे थे कि ईयर क्या नाम है, समीर, मंथ, जो भी था, तो वो फिर आप मल्टीपल वेरिएबल में असाइन कर दोगे। अगर आपने ईयर निकाला हुआ है, मंथ निकाला हुआ है, डेट ऑफ बर्थ जो भी निकाला है, तो जितनी वैल्यूज दोगे उतने ही आप वेरिएबल भी शुरू में बनाओगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो हम लोगों ने रिटर्न एक ही होता है, रिटर्न स्टेटमेंट एक होती है, लेकिन वो इफ एंड एल्स में मल्टीपल रिटर्न आप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आंसर वो एक ही पे अप्लाई हो रहा है। जब भी कोई एक रिटर्न स्टेटमेंट कॉल हो गई तो उस वक्त आपका फंक्शन एंड हो जाता है। डिपेंड करता है। तो आप ऑब्वियसली ना यार, जो पहले होगा वो रिटर्न कॉल होगा ना obvious। वैसे अगर आप देखें टेक्निकली तो क्यों किया आपने, करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो फॉलो ही नहीं करता। रिटर्न का मतलब है फंक्शन इज एंड। रिटर्न का मतलब है फंक्शन इज एंड। अब एक और मैं आप लोगों को फाइनल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसके बाद एक और दो चीजें हम और करेंगे। वो ये कि लेट सपोज मैंने, अच्छा मैं फंक्शन आसान इस वजह से बना रहा हूँ कि जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ वो थोड़े समझने वाले हैं, क्योंकि जितनी भी डायनेमिक फंक्शन से हम लोगों ने लास्ट क्लास में और इस क्लास में शुरू में देख लिया। अब मेरे पास एक फंक्शन है, उसमें है वही वाला टैक्सेशन वाला एक और फंक्शन बना, और मैं लिखता हूँ सैलरी आएगी, और सैलरी के अंदर मैं हार्ड कोड कर देता हूँ यहाँ पे। टैक्स रेट में यहाँ पे दे देता हूँ, टैक्स रेट इज इक्वल टू 0.05, और मैं यहाँ पे रिटर्न करवा लेता हूँ सैलरी मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट। ठीक है, ये बात तो आपको समझ आ रही होगी। तो मुझे कितने आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ेंगे इस फंक्शन को कॉल करते वक्त, एक ही आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा, और वो होगी मेरी सैलरी। लेट्स सपोज 200,000 मेरी सैलरी, तो मेरे पास 10,000 का टैक्स आ जाएगा। कितने का टैक्स आ जाएगा मेरे पास, 10,000 का टैक्स आ जाएगा। अच्छा मैं एक और चीज प्रिंट करवाना चाहता हूँ। अगर मैं प्रिंट करवाऊं यहाँ पे टैक्स रेट को, तो क्या आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा, 0.05, 0.05। अब देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। ये आ रहा है एरर। ये क्या आ रहा है, एरर। और एरर में कह रहा है टैक्स रेट इज नॉट डिफाइंड। अब समझ नहीं आ रही कि टैक्स रेट तो मैं डिफाइन कर चुका हूं, तो फिर ये क्यों कह रहा है कि टैक्स रेट इज नॉट डिफाइंड। हाँ तो याद रखिएगा, जिस कंपोनेंट में हम वेरिएबल को कॉल करते हैं उसको हम कहते हैं स्कोप। क्या कहते हैं हम उसको, स्कोप। स्कोप क्या होता है, व्हाट इज स्कोप एक्चुअली, स्कोप क्या होता है। वैसे तो ये इंग्लिश का वर्ड है स्कोप। व्हाट इज स्कोप, देखें हमारे पास वेरिएबल जहां पे डिफाइन होता है, वेरिएबल जैसा फंक्शन में मैंने अभी डिफाइन किया हुआ था टेक्स्ट रेट को, या मैं अपने मेन प्रोग्राम में भी तो करता हूं। जैसा यूआरएल जो है वो मेन प्रोग्राम में डिफाइन हुआ है, वो किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं था, वो यूआरएल मैंने मेन। तो जब आप किसी भी कंपोनेंट को कॉल करते हो तो वो किसी ना किसी स्कोप के अंदर होता है, किसी ना किसी स्कोप के अंदर होता है। और याद रखिएगा फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिफाइन होता है, इसका मतलब वो किसी ना किसी स्कोप के अंदर है ना। तो फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिफाइन हो तो वो स्कोप कहलाता है लोकल स्कोप। एनी वेरिएबल, हाँ उसी के अंदर होता है। याद रखिएगा एनी वेरिएबल डिफाइंड इन फंक्शन इज इन अ लोकल स्कोप। कौन से स्कोप में ये, लेकिन अगर कोई वेरिएबल, कॉपी करते हैं, एनी वेरिएबल इज आएगा, इज डिफाइंड
in main program is in a global scope. कौन से स्कोप में वो? अब ये ग्लोबल स्कोप, कौन से स्कोप में वो? ग्लोबल स्कोप में। अभी जो ये एरर दे रहा है, जो इसने कहा कि टैक्स रेट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि टैक्स रेट को आप कॉल कर रहे हो मेन प्रोग्राम में। किसको कॉल कर रहे हो? मेन प्रोग्राम में। लेकिन जब आपने इधर फंक्शन को कॉल किया, जब तो टैक्स रेट अप्लाई हो रहा था। तो एक्चुअली होता ये है कि व्हेन यू कॉल द फंक्शन, तो ग्लोबल स्कोप में जो वेरिएबल डिफाइन होता है वो आपकी टेम्पररी मेमोरी के पर जाता है। कब जाता है? टेम्पररी मेमोरी के ऊपर। और जैसे फंक्शन कॉल होता है वो टेम्पररी मेमोरी से इरेज हो जाता है। क्या हो जाता है? फौरन से इरेज हो जाता है। जब भी वो आपको मेन प्रोग्राम में कॉल नहीं हो पाता, और वो क्या कहता है? टैक्स रेट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि वो आपके लोकल स्कोप में था, और लोकल स्कोप में जितनी भी चीजें आप वेरिएबल डिफाइन करोगे वो टेम्पररी होगा आपके पास। जैसे ही उसको कॉल किया तो वो क्या हो जाएगा? इरेज हो जाएगा, वो आपकी मेमोरी में नहीं रहेगा। ऑन दी अदर एंड, जो मेन प्रोग्राम में आपका वेरिएबल डिफाइन होता है वो आपका मेमोरी में अवेलेबल होता है, वो आप कॉल कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपने देखा होगा कि URL को हमने एक फंक्शन के अंदर कॉल किया था, तो पॉइंट ये है कि मे एनी वेरिएबल इज डिफाइंड इन द ग्लोबल स्कोप could be called in the local scope but vice versa is not allowed. उसके अगेंस्ट अलाउ नहीं है। देखिए मैंने क्या कहा, ग्लोबल स्कोप में कोई भी चीज डिफाइन है वो फंक्शन के अंदर कॉल हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताऊं कि ये देखें, इस फंक्शन में नहीं, मैं आपको यहाँ पे हमने पास नहीं किया था। यहाँ पे हमने, अगर आप इस फंक्शन में देखें तो यूआरएल पास किया है मैंने। तो ये यूआरएल कहाँ से कैच कर रहा होगा? मेन प्रोग्राम से। मेन प्रोग्राम में जो वेरिएबल होता है वो कौन सा स्कोप को कहलाता है? ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप से आप फंक्शन के अंदर वैल्यू कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज डिफाइन हो लोकल स्कोप में, अगर कोई चीज डिफाइन हो लोकल स्कोप में, तो वो आपके मेन प्रोग्राम पे कॉल, यानी कि ग्लोबल स्कोप में कॉल नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब ये है कि एनीथिंग डिफाइन, एनी वेरिएबल इज डिफाइंड इन द ग्लोबल स्कोप could be called with in the function, if any variable is defined in the function could not be called in the main program. ये बात समझ आ जाएगी आप लोगों को? आप लोग क्यों लोकल स्कोप में वेरिएबल बनाते हैं? इसकी रीजन पता है? इसकी रीजन ये है कि जब हम अपना बड़ा प्रोग्राम लिख रहे होंगे ना, तो हमें कभी कभी याद नहीं रहता कि हमने कौन कौन से वेरिएबल बनाए थे, कौन कौन से। तो इस बात से कि हमने कौन कौन से वेरिएबल बनाए थे, अगर मैं इसको मेन स्कोप में दोबारा बना दूं तो हो सकता है पुराना वाला वेरिएबल अब ओवरराइट हो जाए। मिसाल के तौर पे मैंने लिखा एक दम का वेरिएबल बनाया कोई 1000 लाइन पहले, और इधर मैंने लिखा 29, और कोई 1000 नीचे आके मुझे याद ही नहीं कि यार मैंने कौन सा वेरिएबल बनाया था, मैं दोबारा से दम का वेरिएबल बना देता हूँ, लेट्स सपोज। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 25। अच्छा, इसकी मुझे जरूरत थी और इसकी भी मुझे जरूरत है, तो क्या होगा? एक को ओवरराइड कर दे। तो आप क्या करते हो, क्योंकि जब आपको याद नहीं रहता कि यार मैंने कौन कौन से वेरिएबल बनाए थे, तो आप क्या करते हो? लोकल स्कोप में बना लेते हो, क्योंकि लोकल स्कोप का जो वेरिएबल होगा वो ग्लोबल स्कोप के वेरिएबल को ओवरराइड नहीं करेगा, कभी भी ओवरराइड नहीं। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि आप वेरिएबल को लोकल स्कोप में बनाते हो। और लोकल स्कोप, अच्छा, फंक्शन सबसे पहले क्या चेक करता है? मिसाल के तौर पे टैक्स रेट की वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दूं। देखिए अब मैं एक काम करता हूँ, इधर मैंने टैक्स रेट की वैल्यू डाली है 0.05, जो कि लोकल स्कोप में, कहाँ पे? ये लोकल स्कोप। और मैं एक वैल्यू डालता हूँ टैक्स रेट की यहाँ पे, जो कि कौन से स्कोप में है? 0.055। ये कौन से स्कोप में है? इसको भी रन कर देता हूँ। अब जब मैं फंक्शन कॉल करूंगा तो क्या होगा? अब जब मैंने टैक्सेशन का फंक्शन कॉल किया, इधर मैंने रेट डाला है 5%, और इधर मैंने डाला है 5.5%, या इसको 6% कर देता हूँ आपके सामने। अब मैं इस टैक्स रेट को कॉल करूंगा तो 5% अप्लाई होगा या 6% अप्लाई होगा? बताइए क्या अप्लाई होगा सबसे पहले? हमेशा फंक्शन जो है वो लोकल स्कोप में चेक करेगा। अगर लोकल स्कोप में वेरिएबल मिल गया तो वो अप्लाई करेगा, अगर लोकल स्कोप में वेरिएबल नहीं मिला तो कहाँ पे जाके चेक करेगा? ग्लोबल स्कोप में। तो इसको, इस फंक्शन में जो इसको वेरिएबल चाहिए वो उसको लोकल स्कोप में अवेलेबल है, तो वो अप्लाई करेगा। इसका आंसर अभी भी 10,000 ही आएगा, 2 लाख पे। ठीक है, 200,000 से 5% कितना होता है? 10,000। लेकिन अगर वहां पे उसको लोकल स्कोप पे टैक्स रेट नहीं मिलता तो ये कहाँ पे आके चेक करता? ग्लोबल स्कोप में आके चेक करता और अप्लाई करता। लेकिन इस केस में क्योंकि लोकल स्कोप में इसको वैल्यू अवेलेबल थी, तो इसने लोकल स्कोप को चेक किया और ग्लोबल स्कोप को चेक नहीं किया।
यहाँ तक बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? तो दिस इज समथिंग द एंड ऑफ द कन्वेंशनल फंक्शन। लेकिन कन्वेंशनल फंक्शन के अलावा भी हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं लैम्डा फंक्शन। क्या कहते हैं हम लोग? लैम्डा फंक्शन। ये लैम्डा फंक्शन क्या होता है? ये तो हमने कर लिया कन्वेंशनल फंक्शन। क्या कर लिया हम लोगों ने? कन्वेंशनल फंक्शन। कन्वेंशनल फंक्शन का मतलब ये होता है कि उसका कोई ना कोई नाम होगा। टैक्सेशन, एडिशन, डिलीशन, एक्सचेंज रेट, पता नहीं क्या क्या नाम रखे थे हम लोग। एक होता है क्या? रिकर्सिव फंक्शन एक अलग चीज होती है, जो फंक्शन के अंदर फंक्शन अपने आप को कॉल करे, वो रिकर्सिव फंक्शन। ये हमारे पास है लैम, LAMDA, लैम्डा फंक्शन। और लैम्डा फंक्शन क्या होता है? लैम्डा फंक्शन क्या होता है? वो एक मैंने टेस्ट किया था, तो उसमें जो है क्या कहते हैं, क्या कौन सा एक टेस्ट किया था, तो उसमें जो है वो किसी ने अपना नाम लिख के भेजा था, और नाम में लिखा था उन्होंने एनोनिमस। क्या लिखा था? एनोनिमस। ये कौन है भाई एनोनिमस? तो जिनका नाम नहीं होता तो उनका नाम एनोनिमस होता है, मतलब कुछ भी आप रख लें। तो ये एक इनोनिमस फंक्शन है। इनोनिमस फंक्शन का क्या मतलब होता है? जिसका कोई नाम नहीं। तो लैम्डा फंक्शन एक इनोनिमस फंक्शन होता है जिसको आप नाम, और नाम क्यों नहीं देते? वैसे तो फंक्शन का नाम देना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए वो काम क्या करेगा। फंक्शन का नाम रेलिवेंट क्यों रखा जाता है? ताकि आपको फंक्शन का स्कोप पता हो कि ये फंक्शन क्या काम करेगा। लेकिन लैम्डा फंक्शन एक इनोनिमस फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है ये? इसका कोई नाम नहीं होता, तो फिर ये इसको क्यों यूज कर रहे हैं हम, एक इनोनिमस फंक्शन? मैंने कहा ना, वो टेस्ट पेपर पे किसी ने लिख के दे दिया था नाम की जगह पे एनोनिमस। क्यों कर रहे हैं? इस वजह से कर रहे हैं कि जो फंक्शन आपने सिर्फ खास इवेंट पे इस्तेमाल करने हैं, जिसका इस्तेमाल ही नहीं है, तो आप कन्वेंशनल फंक्शन नहीं बनाते, बल्कि आप क्या फंक्शन बनाते हैं? लैम्डा फंक्शन बनाते हैं। लैम्डा फंक्शन बनाने से पहले मैं दो, लैम्डा फंक्शन को डिफाइन करने से पहले मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूँ। एक मैं बताना चाहता हूँ मैप, और एक मैं बताना चाहता हूँ फिल्टर। क्या बताना चाहता हूँ? मैप एंड फिल्टर। ये ये क्लियर हो गया, तो फिर मेरी कोशिश ये होगी कि मैं लैम्डा फंक्शन को भी क्लियर कर दूं। इसको पॉइंट्स में लिखते हैं पहले, और फिर आके हम लोग करेंगे मैप एंड फिल्टर क्या होता है। एक लिस्ट है मेरे पास, पहले भी थी ना लिस्ट, ये वाली लिस्ट है। मैं चाह रहा हूँ कि इन इसके एक एक एलिमेंट जो है मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। और से जवाब दीजिएगा इसका। मेरे पास 250 है, 252 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आंसर आएगा? 500। ठीक है। इसी तरीके से 290 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा मेरे पास? 5, कितना आएगा? 400, 580 आएगा आंसर। 580 आएगा आंसर। कैसे करूंगा बताएं? मैं क्या करूंगा? एल को मल्टीप्लाई कर दूंगा। लिस्ट कभी मल्टीप्लाई हुई है? लिस्ट के एलिमेंट को करना, मैं लूप चलाऊंगा, पहले मैं एक एम्प्टी लिस्ट बनाऊंगा। मैं कह देता हूँ स्क्वायर, एल स्क्वायर की लिस्ट बना। स्क्वायरिंग ही हो रही है ना एक्चुअली। मल्टीप्लाई का क्या मतलब है? स्क्वायरिंग हो रही है। तो मैंने क्या किया, 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्चुअली स्क्वायरिंग ही हो रही होगी ना। नहीं, स्क्वायरिंग नहीं हो रही, सॉरी, वो तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो मैं ये कर, स्क्वायरिंग के लिए तो आपसे क्या करना पड़ता है? पावर लेनी पड़ती है। ठीक है। तो मैं ये करता हूँ, एल डबल कर देता हूँ। ठीक है। अब सही है। मैं एक एम्प्टी लिस्ट बनाऊंगा, मैं लूप चलाऊंगा फॉर आई इन एल। तो सबसे पहले क्या लेकर के आएगा? 250। और मैं आई मल्टीप्लाई बाय क्या करूंगा? 2। तो जो भी आंसर आएगा उसको मैं, ये मेरा आंसर आ रहा है ए एन एस, इस ए एन एस को मैं किस में अपेंड करवा दूंगा? एल डबल के अंदर। एल डबल के अंदर अपेंड करवाऊंगा, तो मैं लिखूंगा एल डबल डॉट अपेंड, अपेंड ए एन एस आंसर। तो मेरे पास एल डबल के अंदर क्या आ जाएगा? वही डबल आ जाएगा जो मैं बताया था, 500 एंड सो। ठीक है। ये आपने पूरा लूप चला के करा। एक हमारा तरीका है मैप। क्या करता है? मैप। अच्छा, मैप से सिखाने से पहले मैं जरा एक इसकी लिस्ट बता दूं। ABC, EFGH, LM, अपनी अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ, हो सकता है गलत भी लिख, N, OPQ एंड सो ऑन। ठीक है। मैं लिख दूँ अल्फा।
पहले वाले एलिमेंट की कितनी लेंथ है, पहले एलिमेंट, पहले तो बता लिस्ट की लेंथ कितनी है। लिस्ट की लेंथ तो मुझे पता है कि 5 है, 5 है, कितनी है, और लिस्ट के अंदर हर एलिमेंट की लेंथ कितनी है, वेरी कर रही है, क्या कर रही है, वेरी कर रही है। एबीसी के अंदर लेंथ है 3, नेक्स्ट के अंदर है 4, फिर 5 है, फिर 1 है, फिर 3 है, ऐसे ही है। मैं इसकी लेंथ निकालने के लिए क्या करता, लेंथ ऑफ द एलिमेंट, मैं कुछ यूं लिखता, लेंथ ऑफ द एलिमेंट, और एक लिस्ट बनाता और मैं लूप चलाता किस पे, फॉर आई इन अल्फा, और हर वैल्यू की लेंथ कैसे निकालता, आई को किसके अंदर रख देता, लेंथ के अंदर, और इसी को मैं अपेंड किसके अंदर करवा लेता, इसी के अंदर। तो ये मेरी लेंथ आ जाएगी LENGTH, लेंथ, और मैं इस लेंथ को किसके अंदर अपेंड करवाता, इसके अंदर, ऐसा ही है ना। तो मेरे पास सबकी लेंथ आ जाती है जो आप लोग बता रहे हैं, 3, 4, 5, 1 एंड 3, ऐसे ही कुछ बता रहे हैं आप लोग, लेंथ 4, 5, 1, 3, कुछ इस तरह की लेंथ आ जाती है। मैप फंक्शन क्या करता है, आपके इस काम को भी ऑटोमेट कर देता है। मैप फंक्शन काम को क्या करता है, मैप एक ऐसा फंक्शन है जो कहता है मैं खुद ही आइटरेट कर दूंगा, आप मुझे बताओ करना क्या है। मैप क्या कहता है, मैं खुद ही आइटरेट कर दूंगा, आप बताओ करना क्या है। मैंने कहा मेरे पास एक लिस्ट है, उसका नाम है अल्फा, क्या नाम है उसका, अल्फा, और अल्फा के अंदर अप्लाई क्या करना है, लेंथ का फंक्शन। अब मैं लेंथ के फंक्शन में ब्रैकेट क्यों नहीं बना रहा, मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्यों नहीं बना रहा, एज अ आर्गुमेंट दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ मैं, एज अ आर्गुमेंट। अच्छा, ये आपको ना एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ऑब्जेक्ट रिटर्न करने का फायदा ये होता है कि वो मेमोरी पे जोर नहीं डालता। और अगर आपने इसका रिजल्ट देखना है ना, आप इससे पहले किस शक्ल में रिजल्ट देखना चाह रहे थे, लिस्ट की शक्ल में, तो आप इससे पहले लिस्ट लिख दें, तो देखें ये सारी चीजें खुद ही अप्लाई करके दे दें। आपने सिर्फ इतना सा लिखा और देखें इसने खुद ही अप्लाई कर दिया। कह रहा है कि मैप कह रहा है मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए मैपिंग खुद ही कर दूंगा, आप क्या लूप चलाते हो, आप क्या लूप चलाते हैं। तो आपने पहले फंक्शन डिफाइन करना है जो आपने अप्लाई करना है हर हर एलिमेंट पे, और फिर मैंने लिस्ट दे दी तो ये खुद ही एलिमेंट पे वो फंक्शन अप्लाई करेगा और आपको ऑब्जेक्ट दे देगा, कहेगा किस शक्ल में चाहिए, मैं लिस्ट की शक्ल में चाहिए, तो आपको ये लिस्ट की शक्ल में दे देगा। यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों को। तो मैप फंक्शन क्या करता है, एक्चुअली फंक्शन अप्लाई करता है आपके आइट्रेशन पे, किस पे, जिसपे आप आइट्रेशन कर सकते हैं। अब मैं एक बात चाह रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं कि मल्टीप्लाई करूं किसको, ये वाली लिस्ट, कौन सी लिस्ट थी मेरे पास, एल, एल को हमने मल्टीप्लाई किया था ना, उसके लिए भी लूप चलाया था एल डबल करने के लिए। ये कैसे होगा, ये भी मैप के थ्रू होगा, ये भी क्या होगा, लेकिन ऑब्वियसली इसमें मेरे पास कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं है। लेंथ का फंक्शन तो अवेलेबल था, मल्टीप्लीकेशन का कोई फंक्शन ही अवेलेबल नहीं है पाइथन में, वो कहता खुद ही मल्टीप्लाई कर लो, मैं तुम्हें क्या बताऊं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक लैम्डा फंक्शन बनाया। लैम्डा फंक्शन क्या होता है, जिसकी मुझे ज्यादा जरूरत नहीं होती, कभी कभी इंसिडेंटली जरूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पे मैंने कहा यार मेरी कार स्टक हुई भी है स्ट्रीट के अंदर, गली के अंदर, मेरे पास बाइक है लेकिन उस बाइक में पेट्रोल नहीं है। तो फिर मुझे सामने से एक नेबर मिलता है, वो कहता है प्रकाश भाई मेरे पास बाईसाइकिल है। तो एक इंसिडेंट आया ना कि मैं ना अपनी कार यूज कर पा रहा हूँ ना मैं अपनी बाइक यूज कर पा रहा हूँ। तो इंसिडेंट क्या आया कि यार मेरे पास एक ऑप्शन था बाइक का, साइकिल का, जो मेरे नेबर ने मुझे ऑफर करी। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, तो मैं साइकिल पे डिपेंड करूंगा नेक्स्ट टाइम। मेरी डिपेंडेंसी तो किस पे है, कार पे या बाइक पे या जो भी मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन कम्यूट करने के लिए जो भी चीज है। तो बाइक मेरे लिए क्या था, एक खास इंसिडेंट था। तो जो जो चीजें आपके लिए खास इंसिडेंट हो, जो आपको पता है कि यार मुझे बाद में यूज करना नहीं करना पता नहीं, मेरी ज्यादातर इसमें नहीं है, तो उसको हम लैम्डा फंक्शन के थ्रू करते हैं। और लैम्डा फंक्शन बहुत आसान है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे देखिए, मैप के अंदर हमेशा आपको क्या देना पड़ेगा, शुरू में पहला आर्गुमेंट क्या जाएगा, एक फंक्शन, पहला आर्गुमेंट क्या जाएगा, एक फंक्शन। और मेरे पास मल्टीप्लाई करने का कोई फंक्शन है नहीं, तो पहले तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ डेफ MUL, और मैं कहूंगा तुम्हारे पास एक वेरिएबल आएगा, उसको आप क्या करोगे, रिटर्न क्या करोगे, मैं बॉडी डायरेक्ट लिख रहा हूँ, रिटर्न क्या करोगे आप, A×2। अच्छा, मैप क्या करता है, मैप एक फंक्शन लेता है, मैंने इधर MUL का फंक्शन दे दिया, अपना फंक्शन बनाया, और इसको मैंने L दे दी, लेस दे दी, क्या करेगा, एक एक वैल्यू पे, क्योंकि मैंने कहा ना मैप फंक्शन आइटरेबल्स पे अप्लाई होता है, तो ये क्या करेगा, L पे लूप चलाएगा,
और लूप चलाते चलाते क्या चीज अप्लाई कर रहा होगा, एमयूएल का फंक्शन। और एमयूएल का फंक्शन क्या है, एल के अंदर जो पहला आइटम होगा वो क्या कहलाएगा, ए को मल्टीप्लाई करेगा 2 से, तो आंसर। एल के अंदर जो दूसरा आइटम होगा, हम लिखते हैं फॉर ए इन एल, तो आप समझ लें ए क्या है, फॉर ए इन एल, वो वाला एल ए। तो यहाँ पे ए आ रहा होगा, यानी आई लिख दें यार आप, तो समझ आ रहा है आपको। तो एल पे जब लूप चलेगा तो आई आएगा, आई के अंदर पहला एलिमेंट आएगा, उसको वो किससे मल्टीप्लाई करेगा, 2 से। तो हमेशा मैप के अंदर आपने सबसे पहले क्या देना होता है, एक फंक्शन। तो जब भी आप फंक्शन देते हैं तो वो खुद ही अप्लाई कर देता है। तो इसको अगर मैं लिस्ट में कन्वर्ट कर दूं तो देखें मेरे पास वही आएगा जो मैंने लूप चला के किया। लेकिन क्या मुझे मल्टीप्लाई के फंक्शन बनाने की जरूरत थी, मेरा इस्तेमाल ही नहीं होता, सिर्फ आज इस्तेमाल है मेरा। तो मैं क्या करूंगा, मैं कन्वेंशनल फंक्शन नहीं बनाऊंगा, बल्कि कौन सा फंक्शन बनाऊंगा, लैम्डा फंक्शन। और लैम्डा फंक्शन कैसे बनता है मेरे दोस्तों, मैप का पहला आर्गुमेंट क्या होगा हमेशा, याद बताइए, पहला आर्गुमेंट क्या होगा हमेशा, फंक्शन। और फंक्शन या तो आप कन्वेंशनल तरीके से बनाए, यूजुअली मैं कन्वेंशनल तरीके से नहीं बनाता, मुझे पता है कि मैथ में जो चीजें मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो टेम्पोरली है, खत्म हो जाएंगी मुझे इस्तेमाल। तो मैं बनाता हूँ लैम्डा फंक्शन। क्या बनाता हूँ मैं, लैम्डा लिखूंगा। लैम्डा ऐसे ही है कि जैसे मैंने यहाँ तक लिख दिया, कहाँ तक लिख दिया, यहाँ तक लिख दिया। लैम्डा का मतलब है मैंने यहाँ तक लिख दिया, क्योंकि नाम तो होता ही है ना, लैम्डा फंक्शन एक एनोनिमस फंक्शन है, तो इसका मतलब ये, जब भी मैं लैम्डा लिखूंगा तो इसका मतलब है मैं कहाँ तक कवर कर रहा हूँ, यहाँ तक कवर कर रहा हूँ, ये याद रही। क्योंकि लैम्डा फंक्शन डेफ से नहीं बनता, और कोई इसका नाम ही नहीं होता, उसका नाम ही लैम्डा, उसका नाम क्या होता है, और वो कभी भी डेफ से नहीं बनता। तो कितनी चीजें कवर कर ली मैंने, 2 चीजें कवर कर ली। लैम्डा लिखने का मतलब मैं 2। फिर आप ब्रैकेट बनाते हो, इधर आप ब्रैकेट नहीं बनाते, इधर आप स्पेस दे देते हो। तो इसका मतलब क्या कवर कर लिया आपने, ब्रैकेट और पैरामीटर भी कवर कर लिया। तो इसका मतलब है आपकी हेडर कंप्लीट हो गया। फिर रिटर्न लगाने के लिए आप क्या लिखते हो, पहले तो कॉलन डालोगे, ये देखिए, ये आपको मैं मैप करके बता रहा हूँ सारी चीजें, मैं आपको मैप करके बता रहा हूँ। यहां तक का क्या मतलब है, लैम्डा। और लैम्डा के अंदर ब्रैकेट नहीं डालते आप, तो डायरेक्ट आप पैरामीटर डालते हो। दूसरा अगर पैरामीटर होता तो क्या डालते, जैसा ए प्लस बी करते तो क्या करते, ए बी, कॉमा लगा के डालते रहो, ब्रैकेट नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे डाला आई, और आई के साथ क्या करना था, जो रिटर्न करना है वो रिटर्न स्टेटमेंट भी नहीं आती डायरेक्ट। अब इसमें रिटर्न स्टेटमेंट नहीं आती, तो ये क्या हो गया, ये हो गया डेफ, और डेफ तक के नाम का पार्ट। ये आई क्या हो गया आपका, जो पैरामीटर डालना है वो, और कभी, और कॉलन, कॉलन भी यहाँ पे आता है, रिटर्न स्टेटमेंट डालते हैं, डायरेक्ट आप वैल्यू देते हो जो रिटर्न करवानी। तो देखें इसमें भी आंसर वही आएगा। दिस इज कॉल्ड द लैम्डा फंक्शन, दिस इज कॉल्ड द लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन में आपने क्या किया, दोबारा से देख लें। लैम्डा फंक्शन, जब आप लैम्डा लिखते हैं तो ये 2 चीजों को कवर करता है, डेफ एंड नाम को। जब भी आप लैम्डा लिखोगे तो किस चीज को कवर करेगा, डेफ एंड नाम को। फिर आप पैरामीटर देते हो, इधर पैरामीटर बगैर ब्रैकेट के होगा, किसके होगा, बगैर ब्रैकेट के। कॉलन इसमें भी डलता है, इसमें भी कॉलन डलता है, और इसमें रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होती, जैसे कि यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट। तो क्या लैम्डा फंक्शन बहुत क्लोज नहीं है कन्वेंशनल फंक्शन, लेकिन वेरी क्विक है, क्विक क्विक काम कर सकते हैं। तो लैम्डा फंक्शन का, अच्छा लैम्डा फंक्शन आपने यहाँ पे यूज कर लिया ना, अब इस चीज को दोबारा यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि डिफाइन ही नहीं किया आपने कहीं, क्योंकि आपने कभी कहीं डिफाइन ही नहीं किया, आपने डिफाइन ही नहीं किया। ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है मेरी, ऑनलाइन आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी, जी सर आ रही है। अगर कोई डिस्टॉर्शन हो तो मुझे बताइए। तो ये हो गया आपका लैम्डा फंक्शन, कौन सा फंक्शन हो गया आपका, लैम्डा फंक्शन। तो लैम्डा फंक्शन वो फंक्शन होता है जो आप किसी खास इंस्टेंस पे अप्लाई कर ले, जैसा मैंने मैप के साथ अप्लाई कर दिया। जब आपको कॉम्प्लेक्स फंक्शन लिखना हो तो आपको ओरिजिनल तरीके पे जाना पड़ेगा। लैम्डा फंक्शन इज अ क्विक फंक्शन ना, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी डालोगे तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जरूरी नहीं है, कुड बी वर्क ऑन द मल्टीप्लिकेशन, लेकिन जब आप समझ लोगे मेरा कॉम्प्लेक्स फंक्शन बनाना है, 20-30 लाइनें थोड़ी लिख पाओगे, तो फिर आपने कौन से पे जाना है, ओरिजिनल वे में जाना। क्या, हाँ लैम्डा यूज हो रहा है तो जब भी, तो ये इनोनिमस फंक्शन है। इनोनिमस फंक्शन का मतलब ये है कि आप उसको वन टाइम यूज करते हो। मेरे दोस्त, यहाँ पे जो पहला मैप का आर्गुमेंट है वो एक फंक्शन ही होता है, ये मैप की रिक्वायरमेंट है, ये मैप की रिक्वायरमेंट है कि ये आपको फंक्शन ही लेना है, फंक्शन।
आप आखिरी फिल्टर वाला काम करते हैं। फिल्टर वन भी मैं, फिल्टर क्या करता है, वो फिल्टर आउट करता है। फिल्टर क्या करता है, वो फिल्टर आउट करता है। मैप तो आपको सारी वैल्यू देगा, फिल्टर क्या है, वो कंडीशनल स्टेटमेंट इस्तेमाल करता है। क्या करता है वो, कंडीशनल। तो मैं लिखूंगा लेम आई और आई इज ग्रेटर देन 500। 500 का कोई था हमारे पास, ओरिजिनल लिस्ट में 200 लिख देते। तो फिल्टर क्या करेगा, आपको फिल्टर वैल्यू, एल की वैल्यू क्या थी, एल की वैल्यू क्या है मेरे पास। अब देखिए मैंने इसलिए कहा कि मुझे सिर्फ 200 सभी बड़े हैं, 300 लिख देते हैं। तो फिल्टर क्या करता है, फिल्टर आउट करता है। ये भी आप लूप के थ्रू कर सकते हैं, कंडीशन था कि इफ एनी वैल्यू इज ग्रेटर देन 300 अपेंड करवा दो। लेकिन आपने क्या किया, फिल्टर फंक्शन जब आप यूज करते हैं, फिल्टर फंक्शन का भी पहला आर्गुमेंट क्या होता है, एक कंडीशनल वैल्यूज होती है। क्या होती है, कंडीशनल फंक्शन होता है। तो देखिए मैंने कहा आई, और मैंने लिखा आई इज ग्रेटर देन 300, तो सिर्फ आपको वही एल की वैल्यू लाके देगा जो कि फिल्टर आउट हो रही है। तो मैप आपको पूरी की पूरी लिस्ट लाके देता है, जबकि फिल्टर को फिल्टर आउट करके देता है। दिस इज द डिफरेंस। तो हमने मैप और फिल्टर के थ्रू क्या पढ़ लिया, मैप और फिल्टर के थ्रू हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, आपके लिए क्या काम कर रहा होता है, आपके लिए आ, अगर आपने कोई इनोनिमस फंक्शन खास इंसिडेंट के लिए बनाना होता है, वो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। मैप और फिल्टर आपके कोड को रिड्यूस कर रहा होता है, और मैप और फिल्टर क्या कर रहा होता है, आपके लिए इटरेशन कर रहा होता है, लूपिंग कर रहा होता है। मैप और फिल्टर का पहला आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, कोई ना कोई फंक्शन, या तो आप करेंगे या बिल्ट इन अवेलेबल होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डू द प्रोजेक्ट, और वो प्रोजेक्ट में कॉम्प्रिहेंसिवली फंक्शन अप्लाई हो रहे होंगे। अगर आप लोग हैंड्स ऑन नहीं होंगे तो हो सकता है आप मुश्किल में आ जाएं, और मैं समझाऊं और आपको समझना है, और वो फंक्शन बहुत डायनेमिक और बड़े बड़े होंगे। तो बी केयरफुल, नेक्स्ट सेशन में आए तो करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस प्रोजेक्ट को 2 क्लास में डिस्ट्रीब्यूट है, ताकि आप लोगों को इजिली समझ आ जाए। अगर एक में हो गया तो ठीक है, नहीं वरना दूसरी में करेंगे। अब एक मिनट, ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है मेरी, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? जी सर। हाँ बोले प्लीज, क्या बोल रही हो? हाँ, तो कुछ भी वैल्यू दे दें, कोई भी पैरामीटर, ये ऐसे ही है जैसे आप वेरिएबल कुछ भी दे देती है, इसी तरह ही। ठीक है, ओके एवरीवन, इंशाल्लाह सी यू ऑन नेक्स्ट संडे विद द प्रोजेक्ट। मोस्ट प्रोबेबली दिस प्रोजेक्ट विल गो फॉर द 2 सेशन। कोशिश करेंगे एक में हो जाए, अगर एक में नहीं होता तो 2 में रहेंगे, क्योंकि मैं क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। वो प्रोजेक्ट बड़ा होगा, क्योंकि ये चीजें बनाना इतना आसान काम नहीं होता। तो आप लोगों के लिए फंक्शन पे टॉप होनी चाहिए आप लोगों की। ठीक है, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।